Jawaharlal Sarma Central Institute of Vocational Education, a unit of NCERT under MHRD. Mehrotra sir actively looking after the vocational education vertical in PSSCIB and the core team member developing the 100+ job role curriculum, and he is the initial first few person who is who were the team who implemented NSQF program in Haryana and then across India. So sir, I welcome webinar. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर आज के सेशन में। थैंक यू वेरी मच अभिषेक जी। सर आपकी प्रोफाइल मेरे पास इतनी बड़ी है, अगर मैं रीड आउट करूंगा पूरी तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। आई डोंट थिंक इट इज रिक्वायर्ड। यस सर। और सभी हमारे जो ऑडियंस हैं और गेस्ट हैं वो सभी आपको बहुत बखूबी जानते हैं कि मेहरोत्रा सर से किसी परिचय के मोहताज नहीं है उसके लिए। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं श्री अरविंद चतुर्वेदी सर। अरविंद चतुर्वेदी सर अपने साथ 30 साल का अनुभव लाते हैं इंडस्ट्रीज से, डिफरेंट इंडस्ट्रीज से, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स एंड एजुकेशन। सर currently serving as a vice president of ISEC group and leading the vocational education and school program across India, where we have 1500+ schools in 12 sectors. तो सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में। सर इसके साथ ही साथ मैं अपने ऑडियंस का भी वेलकम और उनका स्वागत करना चाहूंगा कि हमारे जो ऑडियंस यहाँ पे आई हैं उनमें सर ऑडियंस के रूप में हमारे सभी आईसेक के ट्रेनिंग सेंटर का स्टाफ, जिसमें सेंटर मैनेजर, आईसेक के ट्रेनर्स, स्टूडेंट्स, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, फील्ड मोबिलाइजर और साथ ही साथ वोकेशनल कोऑर्डिनेटर और वोकेशनल ट्रेनर बड़ी संख्या में आज के पार्टिसिपेंट हैं। इसके अलावा ये वेबिनार सभी के लिए ओपन है और इसमें आईसेट के बाहर के भी कुछ मतलब जो हमारे ट्रेनर्स हैं या जो वोकेशनल एजुकेशन या स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए फ्रेटर्निटी है वो भी आज के वेबिनार में जुड़े हुए हमसे। तो आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये जो वेबिनार की सीरीज है ये आईसेट ने वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो कि 15 जुलाई 2020 को मनाया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी वोकेशनल एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया था। उसके उपलक्ष्य में आईसेट ने 7 डेज की वेबिनार सीरीज का आयोजन किया था, जिसके पहले 3 सेशन 15, 16, 17 तारीख को हुए और आज हम 4th वेबिनार में हैं। On 15th session we have a discussion on skill development and entrepreneurship post COVID world कि क्या चेंज आने वाला है। उसमें हमारे साथ NSDC के MP के स्टेट एंगेजमेंट ऑफिसर विवेक प्रताप चौहान जी थे। Second day we discussed about India skills and world skills program competition program, जहाँ पे हमारे साथ NSDC से निहाल रुस्तगी जी थे, जिन्होंने हमें वर्ल्ड स्किल चैंपियनशिप के बारे में और स्किल्स से क्या क्या उपलब्धियां जहाँ पे लोग पहुंचे और कैसे उनकी लाइफ चेंज हुई, उन सक्सेस स्टोरी के बारे में बताया था। और yesterday we discussed about career opportunity post COVID world। तो उसमें हमारे साथ SSC, BFSI SSC से इंडस्ट्रीज से और NSDC से पार्टिसिपेंट थे, पैनल मेंबर थे, जहां पे उन्होंने फ्यूचर में आफ्टर कोविड किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज आएंगी और उसको उन सभी चीजों को हाईलाइट किया था और हमारे स्टूडेंट और ट्रेनर का मार्गदर्शन किया था। तो आज का जो वेबिनार का टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के सिनेरियो में, वोकेशनल एजुकेशन इन स्कूल्स। तो जस्ट एज अ बैकग्राउंडर मैं कुछ एक चीज जो की नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने लॉन्च की थी 2015 में, उसमें कुछ एक चीजें हाईलाइट की गई थी जिसको मैं यहाँ पे पेश कर रहा हूँ, जिसमें बताया गया था कि हमारे जो भी स्कूल्स हैं उसका 25% ऑफ द स्कूल्स जो हायर और हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनको वोकेशनल एजुकेशन के परव्यू में लाया जाएगा इन नेक्स्ट 5 ईयर। तो जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि करीब 10,000 से ज्यादा स्कूलों में वोकेशनल एजुकेशन का चैप्टर जुड़ा हुआ है। हर बहुत सारे आप देखते हैं अपने आसपास के एरिया में जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ वोकेशनल एजुकेशन आ चुका है और ये हर साल निरंतर बढ़ते ही जा रहा है। अक्रॉस करीब 17-18,000 वोकेशनल ट्रेनर पैन इंडिया वर्क कर रहे हैं उसमें और वोकेशनल एजुकेशन के ट्रेनर के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसके साथ ही साथ सर इसमें यहाँ पे इन चीज को इसलिए मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ क्योंकि आपसे और मैं भी इसमें मार्गदर्शन लूंगा कि क्लास 9 से जो 12th की एज है वो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे वे अपने कैरियर को लेके बेस्ट चॉइसेस ले सकें।
जो कि पहले जहां हम 5 साल या 10 साल पहले जब मैंने भी इंजीनियरिंग किया था, तो हम उसके बाद इंजीनियरिंग में जब एडमिशन के बाद सोचते हैं चलो हमें क्या करना है, तो वोकेशनल एजुकेशन आई रियली अप्रिशिएट। अगर हमारे टाइम पे होती तो मैं भी क्लास 9-10 से ज्यादा बेटर चॉइसेस कर पाता अपने कैरियर को लेके, जो आज के हमारे स्टूडेंट कर पा रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, उसका पॉजिटिव आउटकम्स था। और साथ ही साथ जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात होती है कि हम आईसेट के जो इंडिया की पॉपुलेशन है 60% ऑफ द पॉपुलेशन इन वर्किंग एज ग्रुप में है। एनुअली 12 मिलियन अप्रॉक्स 1.25 करोड़ लोग नए जॉब मार्केट में एंटर होते हैं, तो उनके लिए वोकेशनल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो स्कूल लेवल से अपना माइंड मेकअप करके आते हैं और उनका अगर क्लैरिटी उनका अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर होते हैं कि उन्हें किस फील्ड में जाना है, उनका पैशन किस सेक्टर को लेते हैं, किस स्किल सेट में वो अपनी स्ट्रेंथ पाते हैं। तो ये सभी चीजें थी जो हम बहुत सारे पॉजिटिव उसके आउटकम्स देख रहे हैं। चूंकि मैं आईसेट में जो वोकेशनल एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, उसको तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ अक्रॉस जो भी हम न्यूज में या मिनिस्ट्री या एनएसडीसी के माध्यम से भी देखते हैं। तो पिछले साल जो वर्ल्ड स्किल चैंपियनशिप हुआ था, उसमें 2019 में इंडिया ने 1 गोल्ड और 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल के अलावा 15 मेडलियन भी जीते थे। और आज सभी जो भी हमारे विनर्स हैं, उन्होंने देश का नाम रोशन किया और उन्होंने अपनी अपनी लाइफ में भी बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। और वो आज हम सबके एज अ मॉडल है, रोल मॉडल है, जो हम स्किल्स की जब बात करते हैं। तो उसके माध्यम से मैं आप सभी को वर्ल्ड यूथ स्किल डे की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हम इस सेक्टर में जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं और फ्रेटर्निटी के पार्ट हैं, वो अपना काम जो जितने मन से कर रहे हैं, आगे भी जो हमारे इस वेबिनार के माध्यम से जो आप लोगों का मार्गदर्शन मिल रहा है, तो वो कंटिन्यू इसको करते रहेंगे। चूंकि मैं इसमें ज्यादा ना भूलते हुए, मैं आप सभी पैनल से इसमें डिस्कशन के लिए मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा श्री अरविंद सर को, कि सर वो आए और हमें आईसेट का जो वोकेशनल एजुकेशन में ऑपरेशंस है, हम स्कूल्स में कहाँ कहाँ पे हैं, कैसे सेक्टर्स में हम काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ आईसेट ने वोकेशनल एजुकेशन के माध्यम से जो सोसाइटी में या जो स्टूडेंट की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है, उसके बारे में आईसेट के इनिशिएटिव को हाईलाइट करें। और साथ ही साथ जो हम वोकेशनल एजुकेशन में आईसेट कैसे पिछले 3 महीने में कोरोना के टाइम पे हमने कैसे डिजिटली उसको ट्रांसफॉर्म करने के अपने साइड से आईसेट ने जो उसमें पॉजिटिव एफर्ट्स डाला है या जो एनर्जी लगाई है, जो हमारे ट्रेनर्स ने काम किया है ग्राउंड में, उसको भी सर बताएं, जिससे हमारे सभी ट्रेनर्स उसका लाभ ले सकें और आपको सुन सकें। थैंक यू सर। स्क्रीन शेयर हो जाएगी यहाँ से अभिषेक जी? जी सर, बिल्कुल सर, आप एक बार ट्राई करें, इफ अगर नहीं हो रही तो मैं सबसे पहले तो मैं मल्होत्रा सर आपका स्वागत करता हूँ। अभिषेक जी आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने बुलाया। और जितने भी दर्शक हैं, हमारे ख्याल से काफ़ी कुछ तो ट्रेनर्स अपने जो वोकेशनल से जुड़े हुए हैं, बहुत से होंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी शायद होंगे, जी सर, हमने स्कूल प्रिंसिपल को भी इनवाइट किया है, वोकेशनल से जुड़े हुए हैं। वेरी गुड। सो आज प्रोफेसर मल्होत्रा सर हैं जब यहाँ पर, तो मैं थ्योरी तो नहीं बता पाऊंगा ज़्यादा, या बैकग्राउंड भी मैं ज़्यादा उस पर जोर नहीं दूंगा, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन जब इंट्रोड्यूस हुआ है, प्रोफेसर मल्होत्रा इज़ वन ऑफ द पिलर, तो उनके मुंह से सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे हम लोग। मैं आज लोगों को बस ये बताना चाहूँगा कि ये जो पर्पस है वोकेशनल एजुकेशन जो हम लोगों ने शुरू किया स्कूलों में, आईसेट ने उसको कब शुरू किया, उसकी जर्नी क्या है और आईसेट क्या करती जा रही है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाना चाहूँगा। वोकेशनल ये एजुकेशन जो टॉपिक है, आज मैं कहूँगा जैसे अभिषेक जी ने बताया, वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, दिस इज द 5th ईयर। मेन जो फोकस एरिया है, दिस वर्ल्ड यूथ स्किल डे इज टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, दिस इज कॉल्ड TVET, एज अ वे टू हेल्प टू एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबिलिटी अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। दिस इज द बेसिक थिंग जिसको लेके स्टार्ट किया गया है। और अब मैं अगर इसी के ऊपर दीजिए तो प्रधानमंत्री जी का है जो कि विजन के अनुरूप हम युवाओं को स्किल्ड बनाने के लिए ही उन्होंने इनोवेटिव भी बना रहे हैं। दिस इज द कैट लाइन ऑफ द प्रधानमंत्री जी का सपना है, इसी को लेते हुए हम लोग स्किल पे आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे वोकेशनल एजुकेशन का पर्पस क्या है, नॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम स्किल, इफ द गैप बिटवीन नॉलेज एंड स्किल इज ब्रिज्ड, एंटरप्रेन्योरशिप इज एनकरेज।
this is the exactly what is going on for the vocational education. अब अगर हम आईसेट के ऊपर आते हैं, थोड़ा सा परिचय देते हुए, अभिषेक जी ने पहले बता ही दिया है, लेकिन आईसेट जो है ये एक संस्था है जो विच इज अ 35 years old organization, and we started our journey from the rural. Our main group is for the rural and semi-urban areas. We are working into the different skill projects into 29 states and 3 union territories. Our base integrated approach basis 3E model we are working it. That is called education, empowerment, and enterprise. These are the 3 spirits within each individual we impact through our unique development approach. अब इसके साथ मैं थोड़ा सा और ये बताना चाहूँगा कि पूरे भारत में आईसेट का नेटवर्क आज की डेट में फैला हुआ है। ये सब जानते हैं, जैसे बताया 29 स्टेट्स में हैं हम लोग, और ये आप देख सकते हैं इसी से, इसलिए ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं जाएंगे। आईसेट के कई सारे वर्टिकल हैं, आज मैं उसके ऊपर भी जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि मेन इंटरेस्ट है वोकेशनल। मैं वोकेशनल के ऊपर ज़्यादा थ्रस्ट दूंगा, और हमारे आईसेट के द्वारा किस तरह के बच्चे, किस तरह की ट्रेनिंग, क्या क्वालिटी इम्पार्ट हो रही हो, किस तरह के लिए उनको एड ऑन होकर लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आईसेट की जो बैकिंग है, दैट इज़ अ 5 UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़। दैट इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इज डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर, सेकेंड is Rabindranath Tagore University, Bhopal. Third is the Dr. C.V. Raman University, Vaishali, Bihar. Third is the ISET University, Jharkhand. And fifth university is Dr. C.V. Raman University, Khandwa, MP. ISET इस तरह के प्रोजेक्ट्सों में, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है आज की डेट में भारत में, और स्किल एजुकेशन में अपना सहयोग दे रही है। ये डिफरेंट टाइप के हैं, लेकिन आज की डेट में we are giving the more thrust onto the vocational training in school. That is called NSQF. एक थोड़ा सा ब्रीफ मैं देना चाहूँगा। जब वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट हुई थी तब कंसेप्ट ये था कि 9 से लेके स्टार्ट की जाए, और जो भी जॉब रोल दिया जाएगा दैट इज गोइंग अप टू द लेवल 1, 2, 3, 4. इट मीन्स 9, 10, 11, 12. 12th के बाद बच्चों को the same skill they will get a certified. Later on it was felt with the department also, with the experiences also. If the person is living into the 10th, well 9th, 10th, 11th he is leaving, he won't get any certificate of it. If he wants to join into the 11th, there is no entry point. Then the government and department has decided to break into the skill certificate, like a 2 years for job based. 9, 10th, one job, 11, 12th is the second job. If anyone wants to quit from the second, like 11th, he can switch over to the another job also. So this was the addition and starting of it. ISET is working into the NSQF since 2014. And in our journey of the 6 years, we are working into the 17 states. We are having a trainers into 1522 schools, while we are having a 1550 VTs. When we started with the Haryana with a one trade only, that was a IT ITS. In the some other states also we were moving with the one states. Now as on date, ISET is working into the 12 sectors. These are different type of sectors we are working on it. So अब मैं ज़्यादा थ्योरी के ऊपर ना जाके, now I'll come to the practicality of it. कि vocational education तो जैसे पता लग गया, there is a skill based, skill and knowledge based. So अभी अब मैं practical दिखा रहा हूँ कि after getting the knowledge of the vocational education from the 9 to 12 or 9, 10, how our students are working in. Like this is the sum of the motivational classes conducted by our vocational coordinator. I still remember when the 2014 we started, when we were going to meet with the students, most of the students were not aware what is a vocational education.
Even the school principals were not interested for launching this vocational education. We find a very tough time for convincing the first is a school principals, because they are the head. If they are convinced about the significance, importance of the vocational education, definitely this course will run. And आने वाली जर्नी में मैं अभी आपको दिखाऊंगा, that is the reason why we are getting the huge success by introducing the vocational education. This is the how students started getting the interest into the vocational education. There is a chart preparation. I have seen some places when the students were playing like a play school, people, students were playing like for the computer, they become, one student has become a mouse, some has become, 4 students become a monitor, few people have become like a cable. When the mouse was clicking, those students was moving like into the computer, how it works out. Practical live model they started and they created the interest. This is the sum of the our live classes. I'm just showing you practical. This is the activities. How when the students are going to the retail for the OJT, this is also into the lab they are doing it. This is the chart preparation and the hands-on experience they are gaining it. Now I'm coming with some of the success stories of it. Like you can see one of the beauty and wellness student into the Bangalore. After studying it, can you believe it? Now she is earning 20,000 rupees a month. She has not gone to the any other like a professional course. While the studying from the 9 to 12, she 9 to 12, she earned this vocational through the vocational education, and now she is able to earn a 20,000 rupees a month. Second example of the again, this lady is from the very poor background. After learning the beauty wellness, she developed this type of the lab into her home, and she is doing waxing, and with the studying, she is earning the 5,000 rupees per month, and with the continuing the education there. Some more success stories, I'll show you the different places. 1 second. I'll just come to the, now we go to the Northeast, Nagaland. Like the vocational education has become the top subject into the academic qualification also. There's 2 students have topped into the Nagaland into the subject of information technology. This is the student story. They are coming from the very, very poor background. This is another student who is coming from the very poor background. He is having 8 members into a member, and he got a Governor Award for the skill education. Now I'm coming the success stories of the few from the Haryana. I'm not touching all the 17 states, Abhishek ji, because if we go for the 17 states, the complete webinar will be less timing. We need a full day for that. Now we're having this much experience and this much success stories with us. So I'm touching the only few of it. You know, अभी हम लोग की जो ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग के बीच में भी कुछ बच्चों ने अच्छा करके दिखाया है. लाइक आप हरियाणा में जाइए, BFSI के बच्चों ने, this boy got a highest number of the SIPs in SBI Mutual Fund under training period of the 100 hours at SBI Mutual Fund. This is called vocational education and confidence label and knowledge he has built up due to the study. This is the another girl from the Haryana. During the 100 hours training, she got a highest number of the RDs, FDs, and Sukanya Samriddhi Yojana under training. I'm coming for the another one, Haryana Skill Mahotsav. These students have collectively prepared the working model and earned the 2nd position in the state level. I'm just showing the few of one. Fast I'm showing, and 1 or 2 which I'll give some time for that. This is called success stories of the students, our students. Now come to this lady. She, after completing the like a beauty wellness, now she is earning the 10,000 rupees a month. She has become a self-entrepreneur. These are some of the things. He is a Vikas Kumar. He
did a IT ITS, and after that he's working into the as a hardware error rectifier and data entry worker, and he's earning a 6,000 rupees at a Punjab Computer Ambala camp. Now I'll come to the one or two from the Delhi. You can see this girl Zubia. She is coming from the very low family, and after getting the vocational education into the IT ITS, now you can see she got a first prize in the state level internship competition organized by the Vocational Bank Delhi. The same success story is a girl after completing the this vocational education. Now she is working as a customer care executive. Now I am come to the now I come कि जो अभी आप लोग के जो एग्जाम्स भी हो रहे हैं, शुरू में अगर आप देखिए तो कोई का भी इंटरेस्ट वोकेशनल एजुकेशन में नहीं होता था. दे वर थिंकिंग कि वोकेशनल एजुकेशन वो लोग जाते हैं जो कि पढ़ाई में नहीं है. ये कंसेप्ट पिछले 4 साल में ख़त्म हो चुका है. आज की डेट में ये मैं कुछ सक्सेस दिखा रहा हूँ भी. जैसे उड़ीसा में 71 students secured 100%, that is our students. हिमाचल में 8 of our students secured 100% marks in the BFSI. नागालैंड का मैंने अभी आपको दोनों सक्सेस स्टोरीज दिखाई हैं. अच्छा, अब आते हैं हम लोग जो अभी कोरोना में हम लोग को दिक्कत आई हैं, उसमें भी हमारे जो डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए हैं NSQF VTs ने. पहले क्या होता था कि ऑनलाइन एजुकेशन से सब लोग डरते थे. स्टार्ट भी जब हुआ मालूम नहीं था कैसे बनाई जाएंगे, कैसे लेक्चर की जाएंगे. सो दिस इज द सम ऑफ द अचीवमेंट हाउ दे हैव कम अप विद दिस सिचुएशन आल्सो. आई एम जस्ट शेयरिंग वन और टू सीरीज. They have started preparing the course material also. They are doing the guest lectures also. They are doing the video lectures also like this. And this is the end of my slide, अभिषेक जी. क्योंकि क्या है कि ट्रेनिंग का ये दिखाया गया है जो वोकेशनल एजुकेशन जो कंसेप्ट शुरू में था कि इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है. I have shown you the practical examples कि उससे उनकी लाइफ में क्या अंतर पड़ा, उनकी सोच में क्या अंतर पड़ा. ये परिवर्तन है जो कि हम लोग को चेंज करना पड़ेगा. इसके साथ थैंक यू अभिषेक जी. Thank you, sir, for sharing us the across India success story of vocational education and how students are getting benefited of the efforts of government, PSSCIB, ISECT, and all the training agency and our vocational trainer. तो आप सभी एक इस स्किल इकोसिस्टम के पार्ट हैं, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपके एफर्ट्स से स्टूडेंट आज ये सब अचीवमेंट हासिल कर पा रहे हैं. Sir, if you can exit your PPT or close the PPT. 1 second. So now I will invite Mehrotra sir. Mehrotra sir आए और हमें vocational education के परिप्रेक्ष्य में कुछ एक चीजें सर अपने एक्सपीरियंस से बताएं. कुछ एक चीजों की सर मैं से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर वो हमें अपने वक्तव्य में जरूर शामिल करें कि जो पैन इंडिया में वोकेशनल एजुकेशन का स्वरूप है उसमें पिछले 5 सालों में क्या परिवर्तन आया और हम क्या परिवर्तन और आगे अगले 2-3 सालों में क्या परिवर्तन देखते हैं. बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, VC हैं, वो भी अपने अपने फ्यूचर्स को लेके थोड़े से कॉन्शियस हैं कि उनका ये स्कीम की कंटिन्यूटी कैसे रहेगी. और साथ ही साथ इसमें गवर्नमेंट PSSCIB के इनिशिएटिव्स क्या रहे हैं कि जहाँ पे और वोकेशनल एजुकेशन को, जैसे आपने जब PSSCIB का फाउंडेशन था उसमें बताया प्री वोकेशन के बारे में भी कि प्री वोकेशनल कैसे लॉन्च हो रहा है, कहाँ हो रहा है और उसका फ्यूचर क्या है. साथ ही साथ हमारे स्टूडेंट को और ट्रेनर को भी अगर आप हाईलाइट करें वोकेशनल एजुकेशन को हायर एजुकेशन में कैसे लिंक किया जा रहा है और वीवो के इस टाइप के कोर्सेज हैं, उनका फ्यूचर कैसे है. नॉट एंड ओनली एंट्री लेवल जॉब्स जो स्टूडेंट ले रहे हैं, बट एज अ वोकेशनल एजुकेशन को लेके वो कैसे कैरियर पाथ को आगे बढ़ा पा रहे हैं अपने. तो ये सभी चीजें सर मैं चाहूंगा आपसे, ऑल्दो आपके सेशन में सभी चीजें रहती, मैंने बहुत सारी चीजें आपसे कर दी जो अगले 40-50 मिनट में
करना। आपके पास सर इतना सारा एक्सपीरियंस है, 25 साल से आप इस फील्ड में है, तो हम चाहेंगे सर हमारे अपने अनुभव से हमारी पूरी आज की ऑडियंस को अनुग्रहित करें, और सर आप आगे इस वेबिनार को कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। अभिषेक जी, थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, क्लियर क्लियर। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा आईसेट को, सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी को, अरविंद चतुर्वेदी जी को और आपको भी, कि आपने ये मुझे अवसर दिया कि यहाँ पे आके मैं सब जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो स्टेट ऑफिशियल्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, ट्रेनर्स, इवन स्टूडेंट्स भी हैं जैसा कि आपने बताया था, मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं आप सभी से इंटरेक्ट करता हूँ। और जो चतुर्वेदी जी ने अभी दिल को छू देने वाला प्रेजेंटेशन दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उसकी वजह ये, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि दिल को छू देने वाले, क्योंकि जब आप सक्सेस स्टोरीज देखते हैं बच्चों की, तो लगता है कि ये फल है जो आपने अब हार्वेस्ट करने का टाइम आ गया है, जिसके बीज आपने कई साल सबने बोए थे, और इसमें सभी की मेहनत शामिल है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, और भी जो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के ऑफिशियल्स हैं, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, इन सभी की भागीदारी है इसमें, जो आज हम जो फलता फूलता पेड़ देख रहे हो, जिसमें फल आ रहे हैं, ये हम सभी की मेहनत का परिणाम है। और मुझे बड़ी खुशी होती है ये बताते हुए कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कौशल विकास को लेकर इतना ज़्यादा चिंतित भी है, और उसके ऊपर बहुत कुछ करना भी चाहते हैं। और एक ये सबसे बड़ा एविडेंस जो आप अगर कह सकते हैं कि वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पे उन्होंने सबको संबोधित किया है, इसका मतलब कि कितना ज़्यादा फोकस है इस समय स्किल्स डेवलपमेंट के लिए, ये हमें प्रमाणित होता है उनके इस कंसर्न से, उनकी भागीदारी से, और उन्होंने जिस तरह से ये आगे ले जाने की बात कही है कौशल विकास को हमारे देश में। यही एक हमारा, जिसे कहते हैं हम कि इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। हम वो नहीं कहेंगे कि रामबाण या कुछ ऐसी बात, बट एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिससे हम शिक्षा को एक नया स्वरूप दे सकते हैं। क्योंकि आज जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि बच्चे पढ़ने के बाद सिर्फ डेस्क जॉब करना चाहते हैं, हाथ से काम नहीं करना चाहते। वो एक सबसे बड़ा चिंता का विषय है जिसे हमें बदलना होगा। और इसीलिए वर्क बेस्ड एजुकेशन को प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस दोनों में कमिटीज और कमीशन जितनी भी बनी थी, उन्होंने बहुत एम्फसाइज किया है कि हमें हाथ से काम करने की प्रवृत्ति बच्चों में डालनी होगी, जिससे हर बच्चा प्रोडक्टिव सिटीजन के स्वरूप में बाहर निकले। मेरा नाम विनय स्वरूप मेहरोत्रा है, तो स्वरूप वर्ड उसमें बीच में आ रहा है तो मैं बीच बीच में थोड़ा सा इसको एंटरटेनिंग भी करूंगा, बिकॉज बहुत बोरिंग हो जाता है जब बहुत ज़्यादा आप कंटिन्यूस सुनते भी हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हमें सबको मिलके, जैसे हमने कार्य किए हैं जिस तरह के, और उसके परिणाम अच्छे दिख रहे हैं, ऐसे ही निरंतर कोशिश करनी पड़ेगी, और आगे चल के भी हम इसको इस तरह से और इसको अच्छा स्वरूप देंगे, जिससे कि ये बच्चों के भले के लिए हमारे। आपको हमारा प्रेजेंटेशन दिख रहा है इस समय? जी सर, देख पा रहे हैं। तो हम बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि प्रेजेंटेशन हमारा काफ़ी लंबा है। मैंने सोचा था शायद 1 घंटा मिलेगा, बट आधे घंटा है इस समय, तो मैं थोड़ा सा जल्दी से इसको दिखाऊंगा, और नहीं सर, कोई बाद टाइम में की अगर शॉर्टेज नहीं समय है। बचा तो हम लोग कुछ। जी सर। अच्छा, ले सर। ठीक है। नहीं, हम वैसे कोशिश ये करेंगे कि इसको जल्दी करें, जैसे कि इस समय में ही इसको हम कर सके कंप्लीट। तो मैं सबसे पहले जो बताना चाहूँगा कि इस प्रेजेंटेशन में हमने 4 एस्पेक्ट कवर किए। जैसा चतुर्वेदी जी ने कहा कि
एकेडमिक एस्पेक्ट जो है हम डील करेंगे, तो उसी को हमने ध्यान में रखते हुए ये बात रखी है इसमें कि किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते आए हैं और हमें आगे चल के क्या क्या बातों का ध्यान रखना होगा जिससे कि हमारी व्यावसायिक शिक्षा और इफेक्टिव हो। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की, तो उसमें हमें 3 एस्पेक्ट्स हमेशा ध्यान रखने होंगे कि कोई भी एजुकेशन या कोई भी सेक्टर होता है तो वहाँ एक पॉलिसी होती है, और हमें जो पॉलिसी निर्धारित करी गई है उसको ध्यान में रखते हुए, जैसा अभिषेक जी ने बताया कि 25% जो है हमें इंक्रीज करना है एज पर दी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 बाय 2020, क्योंकि ये 2015 में आई थी, तो 5 साल में ये टारगेट रखा गया था कि 25% इंक्रीज होना चाहिए। तो पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए हमें आगे कार्य करना है सभी स्टेक होल्डर्स को, कि जिससे कि हम ये दिखा सकें कि हमने पॉलिसी को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने में सफल हुए। फ्रेमवर्क जो है, जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे, एनसीईआरटी जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाती है, और वैसे ही हम लोग ने नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बनाया था जो 2012 में लॉन्च हुआ, और बाद में वो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के रूप में आया 2013 में। उसके बाद स्कीम जो है उसके बारे में हम बात करेंगे कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 1988 में स्टार्ट हुई थी, और करीब 25 से 26 सालों तक वो चली, लेकिन उसके बहुत ही अच्छे परिणाम नहीं निकल पा रहे थे। तो फिर उसका रिवीजन का काम 2006 में शुरू हुआ, और उसके बाद 2012 में रिवाइज स्कीम लॉन्च हुई, फिर 2014 में फिर से वो रिवाइज हुई NSQF को ध्यान में रखते हुए, और अभी 2018 में वो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत, जिसे हम अब समग्र शिक्षा के नाम से ही जानते हैं, उसमें अभियान वर्ड नहीं यूज़ करते हैं, तो SS जैसे कहते हैं हम, समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो है लागू करी जा रही है, जिसमें और बाकी स्कीम्स भी जो है वो मर्ज हो चुकी हैं। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 में जो आई, इससे पहले 2009 में थी, लेकिन इसके आने से वो उसमें सब्ज्यूम हो गई। तो अभी हमारी जो नई पॉलिसी है वो 2015 की है। इसमें कहा गया है कि देयर शुड बी अ रेंज ऑफ VET प्रोग्राम्स दैट ऑफर अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। सभी के लिए हमें प्रयास करना होगा कि हर बच्चा कोई ना कोई स्किल लेके बाहर आए, कोई ना कोई कौशल लेके वो बाहर आए, इंक्लूडिंग स्कूल ड्रॉप आउट एंड वर्कर्स। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एक हमारा बहुत ही बड़ा जो एक चंक है ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, वो ड्रॉप आउट हो जाता है, और उसमें जाके आगे वो वर्कर्स के रूप में भी काम करते हैं बच्चे। उनकी भी ट्रेनिंग है, जो एडल्ट्स हैं वो भी वर्कर्स हैं, उनकी भी ट्रेनिंग के बारे में, सो रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के, जिसको हम RPL के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। फिर वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोविजन शुड करस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ द, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। वाई? क्योंकि जो पहले हम लोग जो स्कीमें चला रहे थे, there was a mismatch between the demand and supply of skilled manpower. तो जिस तरह की स्किल्ड मैन पावर चाहिए थी वैसी हम नहीं तैयार करके सिस्टम में दे रहे थे। उस वजह से क्या हुआ कि बेरोजगारी और बढ़ती चली गई, और यही हमें हायर एजुकेशन में भी करना होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम किस तरह के कोर्सेज हायर एजुकेशन में स्टार्ट करें कि जहाँ पे आगे चल के बच्चों को रोजगार मिल सके। तो इंडस्ट्री डिमांड, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की मार्केट की डिमांड, लेबर मार्केट की डिमांड, ये जो हम बात करते हैं उसको हमें ध्यान में रख के कोर्सेज चलाने होंगे। एडिक्वेट कोर एकेडमिक स्किल्स, पर्टिकुलरली लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है करना, क्योंकि जो प्राइमरी एजुकेशन है या जो हम कहते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन है, उस पर हमें फोकस करना होगा उसके द्वारा। क्योंकि अगर बच्चों का फाउंडेशन वीक है तो वो आगे चल के जो है उसके ऊपर, जैसे हम कहते हैं अगर हमारी
बिल्डिंग का फाउंडेशन वीक है तो बिल्डिंग अगर आपने वर्टिकली बढ़ाते जाएंगे तो वो गिर जाएगी। वैसे ही अगर बच्चों का लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल्स का फाउंडेशन वीक है तो उसमें आप हायर एजुकेशन कितना भी आप कोशिश कर रहे हैं, बच्चा वो आगे नहीं पढ़ पाता है। सिर्फ पास करने से उसका भला नहीं होगा, उसकी कॉम्पिटेंसीज को हमें जो है वो होन करना पड़ेगा। स्किल्स इस तरह के देने होंगे कि वो वर्ल्ड ऑफ वर्क के लायक बन सके। सो ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क को हमें फैसिलिटेट करना होगा थ्रू कोर एकेडमिक स्किल्स, बिकॉज दे आर द फाउंडेशनल स्किल्स। और इसीलिए हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बात करते हैं, हम 21st सेंचुरी स्किल्स की बात करते हैं। ये सारी बातें यहाँ पे हम और आगे डिस्कस करें। चौथा एस्पेक्ट जो है वो फ्लेक्सिबल मोड्स ऑफ वोकेशनल स्टडी। हमें मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट जो हम लोग ने काफ़ी कुछ हद तक किया है, और भी इसमें ज़्यादा हम कर सकते हैं अगर हम क्रेडिट बेस्ड सिस्टम को लेके आए स्कूलों में और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में। तो काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में या कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में क्रेडिट बेस्ड सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बट स्कूल में थोड़ा सा मुश्किलें हैं उसमें, क्योंकि टीचर्स की अवेलेबिलिटी, फिर उस तरह के टाइमिंग्स और वो बहुत से और जो रिसोर्सेज चाहिए उनको अवेलेबल कराना, उसके लिए हमें बहुत प्रयास करना होगा। और ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, बट उसके लिए हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह के रिसोर्सेज क्रिएट करने होंगे जिससे कि क्रेडिट बेस्ड सिस्टम को हम लागू कर सकें। हायर लेवल वोकेशनल क्वालिफिकेशंस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले जब स्कीम चल रही थी दैट वाज इन टर्मिनल इन नेचर। मतलब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जब बच्चा कॉम्पिटेंट हो जाएगा तो उसको वर्ल्ड ऑफ वर्क में नौकरी मिल जाएगी या काम मिल जाएगा, या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएगा और उसके बाद वो अपना आगे करेगा। तो जस्ट टू स्टॉप द मैट रश फॉर द हायर एजुकेशन दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड, बट हुआ क्या कि उनके एस्पिरेशंस को हम रोक नहीं पाए, क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे तक पढ़े, ग्रेजुएट तो हो, कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट हो, पीएचडी हो। तो उसके लिए हमें प्रोविजंस बनाने जरूरी थे। इसीलिए जो नई स्कीम में जो फेर बदल किया गया वो ये ध्यान में रखते हुए कि इसको हम इंटीग्रेटेड मोड में चलाएं, कि हम ऑप्शंस दें कि अगर आप छोड़ के जाना चाहते हैं वोकेशनल क्वालिफिकेशन लेके तो आप छोड़ के जा सकते हैं, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं आप जनरल एजुकेशन के थ्रू भी कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके साथ वोकेशनल क्वालिफिकेशंस भी साथ साथ में ले सकते हैं। तो ये इंटीग्रेटेड मॉडल जो है हम लोग ने उसको इम्प्लीमेंट किया है। उससे फ़ायदा ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, आप देखेंगे जो आप कह रहे थे कि 11,000 के करीब स्कूल्स जो है हमारे एम्बिट में आ गए हैं, उसकी वजह यही है कि हमने इंटीग्रेटेड मॉडल को अडॉप्ट किया। अगर हम इसको सेपरेट स्ट्रीम करके चलाते तो शायद ये हम अचीव नहीं कर पाते और इतना जल्दी नहीं अचीव कर पाते, क्योंकि मैं बताऊं कि हमने 25 साल में पुरानी स्कीम में सिर्फ 6,000 स्कूलों में हम पेनिट्रेट कर पाए थे, लेकिन यहाँ पे हमने 11,000 स्कूलों में करीब करीब पेनिट्रेशन बना लिया है। अब मैं तो यही आशा करूँगा कि आगे चल के हम सारे स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा को लागू कर सके और भी बहुत से स्टेक होल्डर्स इसमें आए और इसमें प्रयास करें कि हम सारे बच्चों को कौशल और कुशल दोनों बना सकें। तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हमें करना होगा बच्चों का, और व्यावसायिक शिक्षा में बहुत बड़ा इसका रोल है कि अगर हम स्किल्स देते हैं नॉलेज के साथ तो बच्चा बहुत कुछ और भी कर सकता है, क्योंकि ज्ञान से सिर्फ वो कंप्यूटर पे काम करेगा या साइंटिस्ट है या फिर आईएएस बन सकता है, आईएफएस बन सकता है, बट अगर स्किल्स भी है उसके पास तो उसके पास ऑप्शन है कि अगर ऐसा कुछ नहीं बन पाता है तो वो अपने काम काजी दुनिया में जहाँ पे रोजगार के अवसर भी है वहाँ पे वो जाके कुछ काम कर सकता है। So wide choice of subjects and courses year to year will be the new distinguishing feature of secondary school education. There will be no hard separation among curricular, extracurricular or co-curricular areas, among arts, humanities and sciences, or between vocational or academic stream. तो पॉलिसी में जो ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये भी कहा गया है
कि कोई हार्ड सेपरेशन नहीं होगा जैसे पहले था। पॉलिसी ने कहा है कि इंटीग्रेटेड मॉडल ही हमें चलाना है, हम उसको अलग नहीं करेंगे। उसमें ये भी कहा गया है कि वर्क बेस्ड लर्निंग जो है हमें सिस्टमैटिकली इंटीग्रेट करनी है इन ऑल एजुकेशन प्रोग्राम्स, vocational education programs, and by 2025 at least 50% of learners through the school and higher education system shall have exposure to voc। तो इसका मतलब जो लोग ऐसा सोचते हैं कि इसकी व्यावसायिक शिक्षा का जो फ्यूचर है वो कैसा है, दे हैव अ कंसर्न फॉर द फ्यूचर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। आप देखेंगे कि ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत जल्दी जो आने वाली है उसमें बहुत क्लियरली टारगेट्स रखे गए हैं कि 50%। तो इसका मतलब इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है, निराश होने की कोई बात नहीं है, इसका एक्सपेंशन होगा। और सारे ही मिनिस्ट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स, दे आर फॉर इट, दे हैव अ कंसर्न कि भाई हमारे बच्चे जो है सक्षम बने, कॉम्पिटेंट बने और देश का नाम रोशन करे। तो ये हमें करना होगा और हम सबको मिलके करना होगा, तभी हम इस तरह के टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। The MHRD will constitute a national committee for the integration of vocation। आप देखिए कितना बड़ा एक स्वरूप इसका आने वाला है कि जिसमें एक नेशनल कमेटी बनेगी जो ये देखेगी, इसको ओवरसी करेगी कि इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन हो रहा है कि नहीं। ये एक बहुत बड़ा कदम होगा जो हमारे देश में एक नया डायरेक्शन देगा वोकेशनल एजुकेशन। फोकस एरियाज विल बी चोजन बेस्ड ऑन स्किल गैप एनालिसिस। जो हमने जैसे पहला कहा भी कि देयर वाज अ मिसमैच बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ स्किल्ड मैन पावर, तो इसलिए स्किल गैप एनालिसिस को बहुत जोर दिया जा रहा है और इसमें मैपिंग ऑफ लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अभी तक हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते आ रहे थे इतने सालों से, लेकिन कोविड के पेंडेमिक के असर से अब शायद हम लोकलाइजेशन की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। जो अगर आप देखेंगे गांधी जी ने यही कहा था कि हर हाथ को काम, जो उन्होंने प्रोडक्टिविटी की बात करी थी, प्रोडक्टिव सिटीजन्स की बात करी थी, चरखा चलाने की बात करी थी, वो यही था कि हर हाथ को काम होना चाहिए, हर हाथ में हुनर होना चाहिए, जैसे कि लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हम क्रिएट कर पाए। इसीलिए एसएमईज का रोल जो है यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा और हम लोकलाइजेशन की बात करेंगे। सो थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली की बात होगी। So technical and vocational education will become part of the larger vision of holistic education. School complexes will collaborate with institutions। अब यहाँ पे collaborative efforts हमें करने होंगे। एकला चलो में हमें अचीवमेंट नहीं मिलेगा, अगर हम इंडिविजुअली कोशिश करेंगे तो हम बहुत कुछ, जो कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, उसी तरह हमें यहाँ पे व्यावसायिक शिक्षा में जो है अगर कुछ अच्छे अचीवमेंट्स लाने होंगे तो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स और कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट्स के ऊपर जोर देना होगा। और जितने भी लोकल इंडस्ट्रीज है, बिजनेसेस है, हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, आर्टिशियंस है, उनके साथ कोलैबोरेट करना होगा। Curriculum content will be reduced in each subject to its core essentials to make space for critical thinking and more holistic, discovery-based, discussion-based and analysis-based learning। एक जो स्कूल एजुकेशन के ऊपर जो कहा जाता है, जो कंसर्न दिखाया जाता है कि वहाँ हम रोट लर्निंग को बहुत प्रमोट करते हैं, उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि हम इन सारी स्किल्स के ऊपर ध्यान नहीं देते, जो कि है जैसे क्रिटिकल थिंकिंग है, इंटरपर्सनल स्किल्स है, सोशल स्किल्स है, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड स्किल्स है, एनालिसिस बेस्ड लर्निंग है। क्योंकि बुक ओरिएंटेड हमारी एजुकेशन है, बुकिश एजुकेशन को हम प्रमोट करते हैं, जो कि अल्टीमेटली रोट लर्निंग को, हमारे एग्जाम्स को, हमें जो असेसमेंट और इवैल्यूएशन सिस्टम है उसको भी चेंज करना होगा अगर हम चाहते हैं कि वाकई में इसका इम्पैक्ट पड़े। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में बात करी गई है कि हमें बुकिश नॉलेज से निकल के हमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ बढ़ना होगा, बिहेवियरिज्म थ्योरी से निकल के हमें कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी की तरफ बढ़ना होगा।
तो ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब हम पूरे स्ट्रक्चर को देखें, हॉलिस्टिक रूप में देखें, बजाय कि सिर्फ पैच वर्क करें। और पैच वर्क से उसके परिणाम अच्छे नहीं निकलने वाले, क्योंकि कोठारी कमीशन रिपोर्ट की अगर आप फॉरवर्ड में पढ़ेंगे तो वहां पे ये बात कही गई है कि पैच वर्क से हम एजुकेशन सिस्टम में बहुत कुछ ज़्यादा अचीव नहीं कर पाएंगे। हमें हॉलिस्टिक व्यू लेना होगा, उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने पड़ेंगे एजुकेशन सिस्टम में, तभी हम जो है जो हम चाहते हैं अचीव करना वही अचीव कर पाएंगे। सो एवरी स्टूडेंट विल टेक अ फन ईयर लॉन्ग कोर्स, ये कहा गया उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, कि हमें फन ईयर लॉन्ग कोर्सेज को चालू करना है ड्यूरिंग ग्रेड 6 to 8। बैचलर इन वोकेशनल स्टडीज जो डिग्री अभी आप लोग सब जानते होंगे कि बीवॉक डिग्री इंट्रोड्यूस्ड हुई थी तो 2013 में, और वो अभी भी चल रही है। बहुत अच्छे, कई जगह तो बहुत अच्छे परिणाम है, जैसे मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा और आप लोग इसके बारे में और ज़्यादा पढ़िएगा। जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, उन्होंने बहुत अच्छा मॉडल इसका एस्टैब्लिश किया है बीवॉक का। उसी तरह अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में उन्होंने 4 कोर्सेज शुरू किए हैं, रिटेल, अर्ली चाइल्डहुड सेंटर्स और इस सब के, हॉस्पिटैलिटी के। तो बहुत अच्छे उसके परिणाम निकले हैं। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, लिंकेजेस स्टैब्लिश करें इंडस्ट्री के साथ, और उनके बच्चे बड़े वेल प्लेस्ड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के। जैसे उन्होंने मोबाइल कंपनीज के साथ टाई अप किया है इंडस्ट्री के, और बच्चे वहाँ ऑन द जॉब ट्रेनिंग करके और आगे जॉब्स पा रहे। इसी तरह जो है हमें और इसको एक्सपैंड करना होगा बैचलर इन वोकेशनल एजुकेशन को। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल बी अलाउड टू कंडक्ट शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज। अभी आप जानते होंगे कि बीवॉक में जो है मल्टी एग्जिट का प्रोविजन है, जिसमें अगर वो NSQF लेवल 5 में निकलता है बाहर तो डिप्लोमा लेके जा सकता है, 6 में एडवांस डिप्लोमा ले सकता है और 7 में डिग्री लेके जा सकता है। तो इस तरह से एक मल्टी एग्जिट का प्रोविजन है। तो इसी तरह से और भी हम अगर शॉर्ट कोर्सेज चलाते हैं, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग के कोर्सेज अगर हम शुरू करते हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी पे हम करते हैं, ड्रोन ड्राइवर्स तैयार करते हैं, तो उसमें आगे चल के बहुत अच्छा स्कोप है। बच्चों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वर्चुअल रियलिटीज है, ऑगमेंटेड लर्निंग है, ये इनके ऊपर हम अगर कुछ छोटे छोटे कोर्सेज लागू करें हायर एजुकेशन में, जहाँ पे बच्चे ना सिर्फ ट्रेनिंग ले बट ऑल्सो दे डू सम रिसर्च which will form the foundation for the next level of courses। तो वैसे ही कुछ हमें सोचना होगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। हायर सेकेंडरी स्टेज में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हम लोग चला रहे हैं एकेडमिक कोर्सेज के साथ। द फाउंडेशन एट दिस स्टेज, ये ऐसा कहा गया था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में, तो हम लोग ने उस पर काम किया है, और उसमें आप ये देखेंगे कि जो भी NCF में बातें कही गई थी उसको हम लोग ने लागू करी है PSSCIB ने। और द फाउंडेशन एट दिस स्टेज शुड इक्विप देम with basic knowledge and the necessary skills to make a meaningful contribution in the field they choose। ये बहुत ही important aspect है, क्योंकि आप देखेंगे कि करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अभाव में, स्पेशली वोकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अभाव में, 8वीं तक के बच्चों को कुछ पता ही नहीं होता, इवन 12वीं तक के बच्चों को कई बार पता ही नहीं होता कि हमें आगे चल के करना क्या है, हमें कहाँ जाना है, क्योंकि उनको एक्सपोजर नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि वर्ल्ड ऑफ वर्क में किस तरह के ऑक्यूपेशंस है, उनका क्या टास्क होता है, कैसे हम उन ऑक्यूपेशंस में जाने के लिए अपने को तैयार कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें उनको नहीं पता होती। तो हमें वोकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग पे बहुत जोर देना होगा कि हर बच्चे को पता हो, और इस पे काफ़ी प्रयास भी किया है। डिजिटल गाइडेंस एंड काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स भी निकाले गए, जिससे बच्चे देख के और समझ के उसके आगे चल के अपना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो तैयार कर सके। वोकेशनल एजुकेशन शुड बी इंक्लूडेड एज अ मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट। ये बहुत जोर दिया गया है कि इसको सेकेंडरी करके मत चलाइए, आप इसको एक प्राइमरी सब्जेक्ट जो सब बच्चे ले सके, उसमें पार्टिसिपेट कर सके, उस तरह से चलाइए।
integrate vocational education programs into mainstream education in a phased manner, beginning with vocational exposure at early ages, quality vocational education through middle and secondary schools, and smoothly into higher education. Integrating vocational education in this way will ensure that every child learns at least one vocation. This should be our aim. Vocational education for all. Every child should get an opportunity to learn vocational education, to acquire vocational skills in their schools and even in colleges. So, जिससे उनमें dignity of labor की importance और उसको ये समझ में आएगा कि हमें हाथ से काम करना जरूरी है. हम इंटेलेक्चुअली अगर सिर्फ बहुत अच्छे हैं तो उससे काम नहीं होगा. हमें जो हमारी नॉलेज है उसको एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए we should acquire necessary skills. So that should be the aim of the vocational education program. Now coming to the national skill qualification framework, ये चतुर्वेदी जी ने जैसे मेंशन किया कि हम NSQF के अंतर्गत ये सारे कोर्सेज जो चला रहे हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगा. आप लोग ऐसे सभी जानते हैं नेशनल, क्योंकि अब ये काफ़ी पॉपुलर बज़वर्ड है, especially when we talk of vocational education. So NSQF is meant to integrate general education with vocational education. It has 10 levels. आप अगर इंटरनेशनली देखेंगे तो लेवल्स में बहुत वेरिएशन था. जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, जो हम लोग ये NVQF के ऊपर काम चल रहा था तो उस समय यूके में 5 लेवल्स थे. वहाँ NVQF कहलाता, नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन, और NQF भी है उनके. तो उसमें 5 लेवल्स थे. बाद में उन्होंने उसको रिवाइज करके 8 लेवल्स कर दिए. ऑस्ट्रेलिया में 12 लेवल्स थे. तो ऐसे करके आयरलैंड में, इस तरह से सब जगह अलग अलग वो थे उनके NVQF लेवल्स. तो धीरे धीरे उन्होंने भी उसमें रिविजन्स लाए, उसमें काफ़ी चेंजेस किए. साउथ अफ्रीका में भी जो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है वो काफ़ी रोबस्ट फ्रेमवर्क उन्होंने चलाया हुआ है. श्रीलंका का जो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है वो भी बहुत अच्छा बना होगा. उसके काफ़ी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं उनके. एंड ऑल्सो आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू विजिट श्रीलंका एंड कोरिया. तो वहाँ पे जब हमने देखा कि कॉम्पिटेंसीज के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जोर दिया, हमें इसके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा काम करना है जो हम नहीं कर पाए हैं अभी. हमारा अभी भी वोकेशनल एजुकेशन में नॉलेज के ऊपर ज़्यादा फोकस है बजाय स्किल्स के. कॉम्पिटेंसीज को हम ठीक से अभी तक समझ नहीं पाए. उसकी वजह यह है कि हम स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट नहीं ठीक से कर पा रहे. मैं एक उदाहरण दूंगा कि जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की जो बात होती है, OHS जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, उस पर हमने बहुत कुछ करना है अभी. क्योंकि अगर आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में चेंजेस आए हैं, लेकिन फूड सेक्टर में जिस तरह के चेंजेस आने चाहिए, जो फूड सेफ्टी की बात करें हम और हाइजीन की, तो कोरोना ने हम लोग को बहुत कुछ सिखा दिया है कि बार बार हाथ धोइए, नहीं तो आपके सेहत जो है खराब हो जाएगी. ये काम हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था कि अगर हम कोई भी ऑक्यूपेशन में है तो हम काम करने से पहले और काम करने के बाद हाथ जरूर धोएं. आंखें बार बार धोएं तो उससे आपकी आंखें भी ठीक रहेंगी. आप जो PPE है, अभी हमें मेरे ख्याल से हर बच्चे को भी अब PPE का जो है वर्ड याद हो गया होगा कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. हम लोग कई सालों से इसको किताबों में लिखते आ रहे, लेकिन किसी ने पहना नहीं. स्पेशली हमारे किसानों ने, जो कि पेस्टिसाइड स्प्रे करते समय PPE नहीं पहनते और कैंसर से ग्रसित होते हैं. मानसिक तनाव, डिप्रेशन, वो जो भी आता है उसकी वजह से है, जिसको रियलाइज नहीं किया गया. लेकिन ये कोरोना ने काफ़ी कुछ हमको सिखा दिया है. सो देयर आर सो मेनी लेसन्स now to be learned through this corona pandemic episode. Each level is described by learning descriptors with the expected outcomes. यहाँ पे learning descriptors बहुत important है, because ये बताते हैं कि प्रोफेशनल स्किल्स, नॉलेज और जो कोर स्किल्स है वो किस तरह से हायरार्की में बिल्टअप होंगी और कैसे जो है बच्चा
जैसे अगर हम उदाहरण दें ब्यूटी एंड वेलनेस में, तो असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट एक जॉब रोल है, ब्यूटी थेरेपिस्ट है, ब्यूटी पार्लर सुपरवाइजर है, इस तरह के जो जॉब रोल्स है, तो उसमें क्या लर्निंग आउटकम्स हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये लेवल डिस्क्रिप्टर्स उस तरफ की ओर इशारा करते हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, बट हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारा जो NSQF है वो पूरा लर्निंग आउटकम बेस्ड है। पहले हम जो है जनरल एजुकेशन में भी और अभी भी यूज करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है वो गोल ओरिएंटेड होते हैं कि भाई हम आगे चल के क्या अचीव करना चाहते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू लर्निंग आउटकम्स, देन इट हाईलाइट द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट और अ लर्नर। तो वहां पे क्या इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ जानना जरूरी नहीं है। व्हाट अ person knows is not that important. What a person is able to know and do will reflect the performance of that learner or the student. So outcome becomes very important. क्या उसने सीखा कि नहीं। जैसे एक मैं उदाहरण दूं कि अगर आप किसी टीचर से पूछेंगे कि आपने आज क्या पढ़ाया, उन्होंने कहा मैंने मैथ्स में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये पढ़ाया। लेकिन अगर आप उनसे ये पूछे कि आपके बच्चे ने क्या सीखा, एडिशन सीखा, सब्सट्रैक्शन सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा, और वो बोलता है कि हाँ मेरे 50 बच्चों में से 40 बच्चों ने एडिशन सीख लिया। दिस इज द डिफरेंस वी हैव टू मेक। हमें ये नहीं पूछना है कि आपने क्या पढ़ाया, हमें ये पूछना है क्या आपके बच्चे ने ये पढ़ा या ये सीखा या ये कर पा रहा है, एडिशन कर पा रहा है। तो वो हमें पूरा ओरिएंटेशन ही चेंज करना होगा, तभी जाके हम लर्निंग आउटकम्स को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो हमें हर लेवल पे चेंजेस लाने होंगे। ऑक्यूपेशनल क्वालिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो इट इज एन एट्रीब्यूट दैट एम्प्लॉयर लुक्स फॉर इन द एम्प्लॉइज। जब एक एम्प्लॉय या पोटेंशियल एम्प्लॉय जाता है इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ क्या देखा जाता है उससे इंटरव्यू के थ्रू ये कोशिश करते हैं जानने की कि क्या इसके पास क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है, क्या इसके पास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स, और बहुत से 21st सेंचुरी स्किल्स जैसे ICT वगैरह ये सारे है कि नहीं है। तो इसीलिए ऑक्यूपेशनल क्वालिफिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए NSQF जो है वो पूरा ऑक्यूपेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर ही बेस्ड है कि हम बच्चे को ऐसा तैयार करके भेजें कि जब वो एम्प्लॉयर के पास जाए तो वहाँ वो सब सीख के जाए कि वो बता सके कि मेरे पास ये सारा पोटेंशियल है और मैं ये काम कर सकता हूँ। इसको हम लोग ने सेक्टर बेस्ड भी करा हुआ है। सेक्टर मीन्स अ ग्रुपिंग ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटीज ऑन द मेन इकोनॉमिक फंक्शन, प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद हम आते हैं कि समग्र शिक्षा स्कीम जो है 2018 में लागू हुई। इसमें जो पहले सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो इम्प्लीमेंट हुई थी 2012 में, फिर रिवाइज हुई 2014 में, तो अब ये समग्र शिक्षा के अंतर्गत आ गई है, मतलब सब्ज्यूम हो गई है, जस्ट लाइक एनी अदर स्कीम। जो सर्व शिक्षा अभियान है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन, ये सारी स्कीमें सब मिला के अब ये समग्र शिक्षा हो गई। ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे। फिर उसके बाद इसमें हम अगर बात करें कि यहाँ इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, तो इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो गवर्नमेंट को मिल रहा है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स को फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके असिस्टेंस के नॉर्म्स हैं जो स्कीम में दिए गए हैं। फिर लर्निंग आउटकम्स के ऊपर इसमें भी सारा फोकस। इसमें कहा गया है कि जनरल एजुकेशन एज वेल एज वोकेशनल एजुकेशन दोनों में लर्निंग आउटकम्स के ऊपर फोकस होना है। और मैं आपको ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि NCERT ने एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए लर्निंग आउटकम्स पूरे डिफाइन किए हुए हर सब्जेक्ट के लिए, और इसको हमको सबको मिलके इम्प्लीमेंट करना है, जिससे कि ना सिर्फ वोकेशनल एजुकेशन में बल्कि जनरल एकेडमिक एजुकेशन में भी लर्निंग आउटकम्स हम अचीव कर पाए। द स्कीम ऑफ वोकेशनलाइजेशन और स्कूल एजुकेशन में अगर हम बात करते हैं तो अब हमने उसको 2 पार्ट में
डिवाइड कर रहे हैं। 6 to 8 में अगर हम देखें कि वहाँ प्री वोकेशनल एजुकेशन इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, जहाँ पे गाइडलाइंस हम लोग की बन गई है, उसको इस साल शायद इम्प्लीमेंट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग ने ऑलरेडी पिछले साल से ये प्री वोकेशनल को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। निष्ठा जो प्रोग्राम चल रहा है एनसीईआरटी का, मिनिस्ट्री का एनसीईआरटी के द्वारा, उसमें इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और अभी ये निष्ठा प्रोग्राम 16 जुलाई को ही परसों जो है वो लॉन्च हो चुका है इसमें ऑनलाइन मोड में। तो ये आदरणीय मंत्री जी, एचआरडी मिनिस्टर जो है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। एनसीईआरटी अब इसको रन कर रही है। इसमें प्री वोकेशनल जो है, प्री वोकेशनल एजुकेशन जो है एक मॉड्यूल है, स्कूल लीडरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत इसको डाला गया है, जो पहले भी हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के थ्रू पढ़ा रहे थे। अब हम आते हैं इसमें जो अपॉर्चुनिटीज जो हम प्री वोकेशनल एजुकेशन में जो हमने सोचा है कि किस तरह से हम जो है इसको चलाएंगे। इसको चलाने का तरीका ये, जनरल एजुकेशन के टीचर्स ही उनको ट्रेन किया जाएगा। कुछ जगह वर्क एक्सपीरियंस के टीचर्स भी हैं, और जो वोकेशनल एजुकेशन जहाँ चल रहा है जिन स्कूलों में, तो वहाँ के टीचर्स भी इसको पढ़ाएंगे प्री वोकेशनल एजुकेशन को, जिससे कि बच्चों को ये पता लगे कि क्या आगे चल के अपॉर्चुनिटीज़, करियर अपॉर्चुनिटीज़ या वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, जिसमें वो आगे प्रिपेयर कर सकते हैं अपने को। 9th से लेके कोर्सेज कौन से ले सकते हैं वो, तो उनको ओरिएंटेशन हो जाएगा। दे कैन एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ऑप्टिंग फॉर वोकेशनल कोर्सेज। इस तरह से वो एक बहुत ही अच्छा फाउंडेशन कोर्स की तरह, वो जो कि पॉलिसी में भी कहा गया है कि फन कोर्स एक जो है जिसमें बच्चे एंजॉय करें। यहाँ असेसमेंट के ऊपर जोर नहीं दिया जाएगा, ये बच्चे खुद ही ऑप्ट करेंगे कि कौन सी एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और जब उनको पसंद आएगी तो वो आगे चल के उसी तरह के वोकेशनल कोर्सेज वो ले सकेंगे। PSS सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन आप सब भी जानते हैं, गाइडलाइंस तैयार कर रहा है, करिकुला है, टेक्स्ट बुक है, और हम लोग अब काफ़ी ई लर्निंग मटेरियल्स जैसे PPT है, वीडियोस है, अभी एक डिप्लोमा इन वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग भी है, उसको भी ऑनलाइन करने जा रहे हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये सारे एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल लीडर, हमने प्रिंसिपल हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन नहीं लिखा, हमने लिखा है स्कूल लीडर। इसीलिए निष्ठा में जो कहा गया है उनको स्कूल लीडर्स कहा गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हमें ये जो प्रिंसिपल्स हैं या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट्स है, उनको एज अ स्कूल लीडर तैयार करना है, ना कि मैनेजर्स, जो कि अभी तक वो मैनेजर्स का ही रोल या एडमिनिस्ट्रेटर का रोल, क्योंकि ये बदलते स्वरूप में हमें ये सारी चीज़ें लानी होंगी। मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट चेंज हो रहे हैं, तो उसी के साथ साथ हमें अकाउंटेबिलिटी और वो सारी चीज़ें लेके आनी होगी। तो स्कूल लीडर्स तैयार करने, टीचर्स, ट्रेनर्स अच्छे तैयार करने, लर्नर्स, क्वालिफिकेशन के ऊपर ध्यान देना होगा, डाइवर्स क्वालिफिकेशंस को इंट्रोड्यूस करना होगा, करिकुलम को जो है हमें इम्प्लीमेंट करना होगा उसकी स्पिरिट के साथ, और स्कूल इंडस्ट्री लिंकेजेस एस्टैब्लिश करने होंगे। तो अगर हम बात करें कि वोकेशनल एजुकेशन कितने स्कूलों में चल रहा है, तो 11,434 स्कूल्स को अप्रूवल मिल चुका है, इंक्लूडिंग 1811 स्कूल्स जो है वो 2019-20 में अप्रूव हुए। उसी तरह 9,730 स्कूल्स जो है 11 लाख स्टूडेंट्स में एक्चुअली में बच्चे पढ़ रहे हैं इस समय। तो 9,730 स्कूल्स में इम्प्लीमेंट हुआ है स्कीम अभी। करीब 27 स्टेट्स जो है वो इम्प्लीमेंट, जिसमें से जैसा चतुर्वेदी जी ने बताया कि आपकी प्रेजेंस जो है 17 स्टेट्स में है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने काफ़ी एक्सपैंड किया है अपने एम्बिट को, और आगे चल के भी मेरे ख्याल से आप इसी तरह और स्टेट्स में भी काम करेंगे और बेहतर काम करेंगे। सो एट प्रेजेंट वोकेशनल सब्जेक्ट्स जो है हमारे 55 जॉब रोल्स में हम लोग चला रहे हैं, और 18 सेक्टर्स हैं। इसके अलावा इसमें एक मल्टी स्किल्स का भी कोर्स चल रहा है, लेकिन अभी तक हम लोग ने उसकी करिकुलम और किताबें नहीं बनाई हैं, जिसको अभी आगे चल के जो भी
डिसीजन होगा उसको 1 साल के लिए अभी रोका गया है कि आगे उसको किस तरह से हमें आगे चल के चलाना है, उसके बाद चर्चा होगी तब उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हम क्रिएट कर रहे हैं स्कूलों में, जो मिनिस्ट्री ने उसके लिए पैसा दिया, स्टेट जो है उसको क्लासरूम और लैब्स बना रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि NCERT ने 10 स्कूल अडॉप्ट किए हैं जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्लासरूम लैब्स तैयार किए हैं, जिसमें से 4 DMS है, डेमोन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज स्कूल्स है, और 6 जो है वो स्टेट स्कूल्स है। तो ये जानने के लिए कि क्या क्या वहाँ पे दिक्कतें आती हैं कैसे, क्योंकि जब हम खुद इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम बहुत सी चीज़ें उसमें से लर्निंग्स हमें होती हैं। इसी तरह जब 2012 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी तो 2014 में रिवाइज करने का रीज़न भी यही था कि जो लर्निंग्स हुई थी उसके बेस पे वो स्कीम दोबारा से रिवाइज करी गई। Using technology and developing digital infrastructure with the help of to scale the vocational skilling programs। और हम लोग इसमें करना क्या है कि हमें उसको स्मार्ट क्लासरूम्स बनानी है। ये हमारा नेक्स्ट एजेंडा होना चाहिए कि हर वोकेशनल क्लासरूम जो है वो स्मार्ट क्लासरूम्स, काफ़ी कुछ बनी है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है काम, बट हमें इसमें एजेंडा हमें तय करके कि हमारे जितने भी स्कूलों में क्लासरूम्स हो सब स्मार्ट क्लासरूम्स हो, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी को हमें बढ़ावा देना है। और ये कोविड क्राइसिस में हमें ये भी समझ में आया कि हम उसमें पीछे थे, हमें बहुत कुछ काम करना है। सिमुलेटर्स है, गैजेट्स है, डिजिटल कैमराज है, इक्विपमेंट फॉर टीचिंग थ्रू वर्चुअल रियलिटी। अभी आप देखेंगे कि VR और AR को लेके स्कूलों में पढ़ाइयाँ, हमने देखा था एक वीडियो जिसमें केरला में कुछ स्कूलों में ये पढ़ाया जा रहा है और बच्चों को बड़ा मजा आता है इसमें। तो इस तरह के हमें कोर्सेज और जो नए डाइवर्सिफाइड कोर्सेज हैं वो भी इंट्रोड्यूस कर पाएंगे हम अगर हम डिजिटल लर्निंग को प्रमोट करते हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स। अब हम आते हैं कि एक अच्छे स्कूल लीडर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। ही शुड बी अ विजनरी, गोल ओरिएंटेड, पैशनेट होना चाहिए, इमोशनली इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, मैनेजर होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, रेजिलिएंट होना चाहिए, पर्सुएसिव होना चाहिए, और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी होना चाहिए। जैसे मैं बताऊं कि जैसे कोई फंड्स आते हैं आपके पास व्यावसायिक शिक्षा के लिए, तो आपको उसको खर्च करना चाहिए एज पर दी नॉर्म्स। उसको रखे रहने से, उसके फंड्स का यूटिलाइजेशन नहीं होने से बच्चों को फायदा नहीं मिलता। तो हमें मैनेजमेंट एस्पेक्ट, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान देना होगा, और हमें ये सारी चीज़ें तभी आएंगी जब हमारे पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, हमारे पास पैशनेट होगा कि हम व्यावसायिक शिक्षा को निरंतर आगे बढ़ाएं। न ही सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा बल्कि सामान्य शिक्षा को भी पूरी तरह से ध्यान दें और बच्चों को इससे फ़ायदा हो। इस पे जो भी पैसा खर्च हमें करने को मिला है उसको हम पूरे तरह से साल भर में प्लानिंग के साथ शुरुआत से ही उसको खर्च करें, जिससे कि ये फ़ायदा जो है उसका बच्चों तक पहुंच सके। टीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए? पॉजिटिव परसेप्शंस। हमने देखा है, बहुत सा अनुभव भी किया है कि टीचर्स में जब नेगेटिविटी रहती है तो वो अच्छा नहीं पढ़ा सकते, और इसीलिए ज़रूरी है कि टीचर्स में हमेशा पॉजिटिव एक वाइब्रेशंस, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव परसेप्शन बना रहना चाहिए। तभी वो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड, जो एटीट्यूड कहते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, वो तभी वो डेवलप कर पाएंगे जब, जिसे हम कॉम्पिटेंसी कहते हैं कि नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड, ये तभी डेवलप कर पाएंगे जब दे हैव पॉजिटिव परसेप्शंस एंड एक्सपेक्टेशंस। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। काम चलाऊ कॉम्पिटेंसी से टीचर कभी भी अच्छे स्किल्स ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसको निरंतर अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। He or she should look for opportunities for enhancing his or her competencies. That's very important. टेक्नोलॉजिकली कॉम्पिटेंट होना चाहिए। आज के समय में जो टीचर कंप्यूटर नहीं यूज़ कर पाता या मोबाइल नहीं यूज़ कर पाता, वो आउटडेटेड टीचर है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसको, हर टीचर को कॉम्पिटेंसी एक्वायर करनी चाहिए, हाउ टू यूज़ ICT, हाउ टू यूज़ टेक्नोलॉजी,
and this they can transfer it to the students. रोल मॉडल होना चाहिए वैल्यूज और एथिक्स के, मोटिवेटर होना चाहिए और अच्छा प्रैक्टिशनर होना चाहिए। नाउ अगर एक उसकी बात करें हम क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव ट्रेनर की, तो इफेक्टिवनेस कैसे वो बढ़ा सकता है, हमने तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर दी, लेकिन अब अपनी इफेक्टिवनेस वो कैसे बढ़ा सकता है एक ट्रेनर, उसको सबसे पहले साइकोलॉजी जानी चाहिए ट्रेनिंग्स की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे पास कुछ टीचर्स और ट्रेनर्स आते हैं, कहते हैं सर वो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, तो उसमें प्रॉब्लम कैसे हम उसको सॉल्व करें। तो उसमें मैं जो कहता हूँ कि तुम अपने बच्चे का बैकग्राउंड पहले समझो, उसके बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर समझना बहुत जरूरी, किस वातावरण से आ रहा है, क्या उसके घर में कलेश है या प्रॉब्लम्स है, क्या इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग नहीं है इस वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा, क्या वो उसका हेल्थ सही नहीं है, क्या उसको ठीक से दिखता है कि नहीं है, जब वो क्लासरूम में बैठता है उसको चश्मा लगाने की जरूरत तो नहीं है। ये बातें सारी उससे पूछो, समझो, तब आप उसकी, और ऐसा टीचर्स ने किया और उनको बहुत फायदा भी हो। तो मैं जितने भी यहाँ टीचर्स सुन रहे हैं उनसे मैं ये जरूर कहूँगा कि बच्चों की साइकोलॉजी को, आप सिर्फ एक टीचर नहीं, आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, आपको पता होना चाहिए कि बच्चे की क्या समस्याएं हैं और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा खेल दिमाग का है, और दिमाग अगर संतुलित होगा तो बच्चा जो है अपना काम अच्छे से कर पाएगा। जैसे हम लोग ही है, अगर टेंशन में आ जाते हैं तो काम सारा बिगड़ जाता है, गुस्सा हो जाते हैं तो सारा काम बिगड़ जाता है। उसी तरह बच्चा अगर मेंटली साउंड नहीं है उस सिचुएशन में जब आप पढ़ा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है उसको पढ़ाने से, ना वो सीखेगा। तो लर्निंग आउटकम्स कैन नॉट बी अचीव्ड इफ ही और शी इज नॉट मेंटली स्टेबल। सो स्टेबिलिटी पे आपको ध्यान देना होगा, ट्रेनिंग नीड्स आपको समझनी है। बच्चे को अगर कुछ आता ही नहीं है, अगर वो गुणा भाग ये सब ही नहीं कर पाता और आप उसको हायर मैथ्स या मेंटल एबिलिटी उसकी डेवलप करना चाहते हैं, तो वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए ट्रेनिंग नीड्स उसकी समझना बहुत, नो व्हाट टू इंस्ट्रक्ट, हाउ टू इंस्ट्रक्ट, कम्युनिकेट इफेक्टिवली, अपनी बात को इफेक्टिवली बस समझा देना, अंडरस्टैंडिंग, नॉट जस्ट गिविंग इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो कोई भी दे सकता है, लेकिन अगर आप समझा देते हैं बच्चे को तभी वो सीखेगा। नो हाउ टू मॉडिफाई ट्रेनिंग टू मेक इट फ्लेक्सिबल एंड कंटेक्चुअल, अडेप्ट टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग लर्निंग, टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करें, ये नहीं है कि रेजिस्ट करे। अगर वो रेजिस्ट करता है तो वो अच्छा टीचर या इफेक्टिव ट्रेनर कभी भी नहीं बन पाएगा। अभिषेक जी कितना समय है अभी ले सकता हूँ, क्योंकि मैं उस हिसाब से स्पीड बढ़ा देता हूँ। जी सर, another 10-12 minutes we will take sure 1:30. so I'll finish in 10 minutes. so जब हम लर्नर की बात करते हैं तो उसमें और भी क्या चीजें आती हैं जो सिर्फ वो पढ़ने नहीं आ रहा है, उसमें रेडीनेस होनी चाहिए, वो तैयार हो, जैसे हमने कहा मेंटली स्टेबल हो, वो तैयार है पढ़ने के लिए, तभी आप अच्छा पढ़ा पाएंगे। प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, लर्निंग स्टाइल, विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग, काइनेस्थेटिक, फिर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं सीख सकता हूँ, वो आपको बिल्ड करना होगा। एबिलिटी उसकी देखनी होगी कि क्या उसकी एबिलिटी है, उसमें वो सारी स्किल्स है जिसके ऊपर आप फाउंडेशन बिल्ड कर पाएंगे। पर्सनालिटी ट्रेट्स, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, मोटिव, मोटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सर्टिफिकेट ओरिएंटेटेड लर्नर है तो वो सिर्फ उसका दिमाग ये रहेगा कि मुझे सर्टिफिकेट मिल जाए। जैसे मैं एक अभी उदाहरण देता हूँ मजेदार, की बहुत से लोग जो है वेबिनार इसलिए अटेंड करते हैं कि एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन उनका मोटिव होना चाहिए कि इससे हम कुछ सीख के जाएंगे। सर्टिफिकेट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, सर्टिफिकेट प्रमोशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है बट नॉट फॉर लर्निंग। तो लर्नर को आपको ये पहले बताना होगा कि ये सर्टिफिकेट ओरिएंटेड कोर्स नहीं है, ये लर्निंग ओरिएंटेड कोर्स है। सो योर मोटिव शुड बी टू लर्न फ्रॉम दिस कोर्स, आप कुछ सीख के जाने के लिए यहाँ पे आए। क्वालिफिकेशंस डेवलप्ड विद लेबर मार्केट एक्टर्स और इंडस्ट्री। अब जो हम लोग क्वालिफिकेशंस बना रहे हैं या तैयार हो रहे हैं, उसमें सेक्टर स्किल काउंसिल्स का बहुत ही अहम रोल है, और वो इंडस्ट्री के साथ मिलके उसको वैलिडेट करते हैं। उसके बाद जो है
नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमेटी उसको अप्रूव करती है। उसके बाद जो है ये क्वालिफिकेशन नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर के ऊपर अपलोड होती है। वहाँ से फिर हम सब जो है उसको एक्सेस करते हैं। तो क्वालिफिकेशंस का एक सिस्टम बनाया गया है जिससे कि जो भी बच्चा निकले तो वो उस लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स, जो नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स की जो हम बात करते हैं, वो लेके निकले और वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, स्किल्स, ये सारी चीज़ें डिफाइंड है। उसी तरह असेसमेंट भी उसमें डिफाइंड है, जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के रूप में आप देखेंगे कि जो क्वालिफिकेशन पैक है फॉर एनी क्वालिफिकेशन, सो देयर इज अ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया मेंशन्ड ओवर देयर व्हिच एक्चुअली गिव्स यू कि क्या बच्चा सीख के निकलना चाहिए, कैसे आप उसको एसेस करेंगे, तो क्या क्राइटेरिया होंगे जिसके आधार पे आप उसका असेसमेंट करेंगे। अब जो करिकुलम की हम बात करते हैं स्कूल एजुकेशन में पर्टिकुलरली, इसमें हमें दो उसमें डिवाइड किया है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और वोकेशनल स्किल्स। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स मॉड्यूल कंसिस्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स। ग्रीन स्किल्स जो है हम लोग ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है, जिससे कि बच्चों में आगे चल के ऑक्यूपेशंस क्या है, ग्रीन स्किल्स ऑक्यूपेशंस क्या है, उसके बारे में जानकारी मिले। और वही बात हम करेंगे कि एनवायरनमेंट एजुकेशन हम लोग ने बहुत सालों से पढ़ाया, लेकिन हम अगर ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन जॉब्स, ग्रीन स्किल्स के बारे में भी पढ़ाते तो शायद उसके परिणाम और बेहतर हमें देखने को मिलते। तो इसलिए ग्रीन स्किल्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम लोग ने अभी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के मॉड्यूल के साथ डाला है। इसकी चारों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की जो किताबें हैं, करिकुलम किताबें, वो तैयार हैं, आप हम लोग की वेबसाइट पे से डाउनलोड कर सकते हैं। स्किल्स जो चारों का मेरा मतलब है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो 4 साल की है। अब हम स्किल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे लैंग्वेज स्किल्स हैं, सोशल स्किल्स, इमोशनल स्किल्स और कोऑपरेटिव स्किल्स। इनके बारे में आप सभी जानते हैं, मैं बहुत ज़्यादा इनके डिटेल में नहीं बताऊंगा। सेंसरी स्किल्स है, जो हम लोग 5 सेंसरी स्किल्स की बात करते हैं, विजन, टच, हियरिंग, टेस्ट एंड स्मेल। कॉग्निटिव स्किल्स, साइकोमोटर स्किल्स और अफेक्टिव स्किल्स। ये बहुत ही आप सभी जानते हैं, इसलिए मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा। लेकिन मैं एक चीज़ को जरूर यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, एबिलिटीज़ की, जिनकी हम के बारे में हम बहुत कम बात करते हैं। हर बच्चे में एक अपनी एबिलिटी होती है जिसको हमें ग्रूम करने की, हमें स्पेशलाइज करने की उसमें कोशिश करनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसी एबिलिटीज़ हैं जैसे वर्बल एबिलिटीज़ है, अगर हम इनको ग्रूम करते हैं तो बच्चे जर्नलिस्ट बन सकते हैं, एक अच्छे टीचर बन सकता है। तो वो हमें ध्यान देना होगा इनके ऊपर भी, एबिलिटीज़ के ऊपर, कि शुरू से ही अगर हम बच्चे का इंटरेस्ट और उसकी एबिलिटीज़ के ऊपर ध्यान देंगे तो हम उनकी ग्रूमिंग बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। न्यूमेरिकल, कुछ बच्चे मैथ्स में बहुत शार्प होते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो ऐसे बच्चों को हम मैथमेटिशियन बना सकते हैं, साइंटिस्ट बना सकते हैं, आईटी सेक्टर में उनको ले जा सकते हैं उस तरफ। उसी तरह स्पेशल एबिलिटीज ऑफ द लर्नर, एबिलिटी टू रिकॉल समथिंग, रीजनिंग एबिलिटी, एबिलिटी टू रिपीट और मेमोराइज एनीथिंग, इनके ऊपर अगर हम फोकस करें कि कुछ बच्चों में जो इस तरह की एबिलिटीज हैं खास, जिसका अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो डिसेबिलिटी या दिव्यांग जिन्हें हम कहते हैं, उनके पास भी ऐसी कोई ना कोई एबिलिटी होती है जिसको हम ग्रूम करके उनको किसी एक ऑक्यूपेशन में डाल सकते हैं। तो उनके ऊपर हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, जिससे कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो बच्चे हैं जिन बहुत इग्नोर्ड रहते, जिनको हम ध्यान नहीं देते, उनके ऊपर हमें फोकस करना है। हमारे टीचर्स को उस तरह से ट्रेन करना है कि वो उन बच्चों की तरफ फोकस कर सके और ऐसी ट्रेनिंग भी ले कि उन बच्चों को जो भी स्किल्स ट्रेनिंग जिस तरह की देनी चाहिए वो दे सके। फंक्शनल लिटरेसी के ऊपर इस समय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में काफ़ी जोर दिया जा रहा है, इसके ऊपर पूरा एक प्रोजेक्ट आ रहा है और हमें इसके ऊपर बहुत ध्यान देना होगा कि जो रीडिंग, राइटिंग, कैलकुलेशन स्किल्स वगैरह है वो हमें उसके बच्चों में डेवलप करनी है।
वर्क रिलेटेड लिटरेसी जो है हमें पे जोर देना होगा, जैसे रीडिंग प्रोसेस है, ऑक्यूपेशनल राइटिंग है, वर्क प्लेस एप्लीकेशन है। जो कहा जाता है कि इतनी क्वालिफिकेशंस लेने के बाद भी बच्चा एक जो है ढंग से एप्लीकेशन नहीं लिख पाता, उसकी वजह यही है कि हम वर्क रिलेटेड लिटरेसी के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो हमें इस तरह की वर्क रिलेटेड लिटरेसी जो है वो डेवलप करनी होगी हर बच्चे में। ट्रेडिशनल पेडागोजी जो है वो हम बहुत समय से यूज करते आ रहे हैं, उसको हमें शिफ्ट करना है, उसको वहाँ से शिफ्ट करके वोकेशनल पेडागोजी के ऊपर आना होगा, जहाँ पे क्राफ्ट ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिसाइड द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। क्रिएटिविटी को हमें डेवलप करना होगा थ्रू क्रिएटिव पेडागोजी, क्योंकि आप देखेंगे जो वर्ल्ड ऑफ वर्क में है इनोवेशन को बहुत आज इम्पोर्टेंस दी जाती है। अगर मैं बात करूं गाड़ियों की, तो कार्स है या मोटरसाइकिल है, तो वहाँ इनोवेशन के थ्रू वो डिज़ाइन चेंज कर देते हैं, इंजन सेम रहता है बट डिज़ाइन में फ़र्क आने से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो उसी तरह जो है कस्टमाइजेशन का आज जो जिसे कहते हैं युग है कि हर चीज़ कस्टमाइज चाहिए लोगों को, दे लुक फॉर कस्टमाइज्ड टीचिंग लर्निंग ऑल्सो। तो इनोवेशन का वहाँ पे बहुत स्कोप है और हमें उसको प्रमोट करना होगा थ्रू आवर टीचर्स एंड ट्रेनर्स। अंडरस्टैंड योर लर्नर्स। अब कैसे हम एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस को हम दें, तो उसमें सबसे पहले जैसे हमने कहा कि हर टीचर को पहले ये पता करना होगा कि उसको बैकग्राउंड क्या है बच्चे का, उसके बारे में जानना होगा। अप्लाई लर्निंग थ्योरीज, एम्फेसाइज ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग प्रमोट करना होगा, जिससे कि बच्चा सेल्फ मोड में चला जाए, खुद ही पढ़े, उसको बार बार कहने की जरूरत ना पड़े कि भाई तुम्हें ये। सो लर्निंग आउटकम्स, गोल ओरिएंटेड लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इन सबको प्रमोट करना है। आउटकम बेस्ड टीचिंग लर्निंग। अब एक हम सिंपल है कि आपको अगर एग्जांपल देते हैं कि आर्ट थ्रू टेक्नोलॉजी जो अगर हम प्रमोट करते हैं स्कूलों में, तो उससे बहुत ज़्यादा उनको आगे चल के आर्टिस्टिक लाइंस में, जैसे जो अभी जनरली बच्चे आर्ट लेना नहीं चाहते क्योंकि उसमें जॉब्स का बहुत स्कोप नहीं है। उसकी वजह ये भी है कि हमने कोर्सेज लाइक एनिमेशन, टेक्सचरिंग आर्टिस्ट, एडिटर, ये इसकी प्रमोट नहीं किया स्कूलों में। वो जो हम ला रहे हैं मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर में इस तरह के कोर्सेज, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। बच्चों ने काफ़ी स्टेट्स जो है, करीब 10 स्टेट्स जो है वो एनिमेशन का या एनिमेटर का जो कोर्स चला रहे हैं, उनको बहुत ही अच्छा लगा कि बच्चे जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ गेमिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको तैयार करने का, ऐप्स तैयार करने की अपॉर्चुनिटीज़। सो आर्ट को हमें स्कूलों में थोड़ा सा चेंज करना होगा एंड वी कैन इंट्रोड्यूस आर्ट थ्रू टेक्नोलॉजी। उससे क्या होगा, अट्रैक्टिवनेस आर्ट के प्रति बढ़ेगी बच्चों। उसी तरह हम आते हैं हाइब्रिड टीचिंग लर्निंग के ऊपर। हमें कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन जो है उसके साथ जो ट्रेडिशनल टीचिंग है उसको लेके आना होगा। ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोचेस को प्रमोट करना होगा, वर्चुअल लर्निंग, सिमुलेटेड लर्निंग। उसके बाद कंप्यूटर मैनेज लर्निंग, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस, ये सब नए जो है पेडागोजी जो है हमें उसको लेके आना होगा स्कूलों में, जिससे कि हम उसको इंटरेस्टिंग बना सकें। और पर्टिकुलरली इस कोविड पैंडेमिक एरा में हमें इनको ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। फिक्स्ड ई लर्निंग, एडेप्टिव ई लर्निंग, मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा कि समय भी कम है, बट मैं ये सभी से जो सुन रहे हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इनके बारे में पढ़ें और जानें और सीखने की कोशिश करें कि कैसे हम टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, आईसीटी टूल्स को अपनी टीचिंग लर्निंग में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, उसी तरह अभी हमारे पास काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे शगुन ऑनलाइन जंक्शन है, जहाँ पे दे आर 3 लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, एनआरओ, ER, दीक्षा, ई पाठशाला। इसके बारे में ज़रूर पढ़ें क्योंकि एनसीईआरटी ने काफ़ी इस पे काम किया है। MHRD के ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, टीवी चैनल्स हैं आपके पास जहाँ पे बच्चे वो पढ़ सकते हैं, टीचर्स पढ़ सकते हैं। किशोर मंच ये पूरा लगातार चल रहा है, इसमें प्री वोकेशनल मॉड्यूल भी हम लोग संडे के संडे इसमें
चलाते हैं जो 12 से 1 के बीच में लाइव भी होता है, उसका रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हैं। उसी तरह हम लोग ने ई लर्निंग रिसोर्सेज बनाए हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, टीचर्स इनको लेके पढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग टूल्स हैं जो अवेलेबल हैं आपको, आपके पास, आप उसको लेके पढ़ा सकते हैं। School industry linkage, this is very important aspect in vocational education. Why I'm saying important is because we have not been able to make a dent in this area. हमें बहुत ज़्यादा प्रयास करने हैं कि जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं या लोकल वर्क प्लेसेस हैं, लोकल आर्टिजन्स हैं, लोकल क्राफ्ट्समैन हैं, उनको उनके साथ जो है कोलैबोरेट करें, जिससे कि बच्चे वहाँ जाके ऑन द जॉब ट्रेनिंग ले, ऑन द जॉब लर्निंग हो उनकी। और उसके लिए हमें एक सिस्टम लाना होगा, MOU उनके साथ साइन करके, जिससे कि एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में बच्चों को क्योंकि अगर आप देखेंगे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में जहाँ पे बच्चों का बड़ा स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, वहाँ पे वो जाके सीखते हैं तो उनको स्टाइपेंड भी मिलता है और उनकी लर्निंग भी बेहतर होती है। इसी तरह हमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग को भी एक ऑर्गेनाइज या स्ट्रक्चर्ड तरीके से चलाना होगा। अभी तक ये क्या है, अनऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है, उस वजह से इसके परिणाम जो है वो अच्छे नहीं आ रहे। तो अगर हम स्टेक होल्डर सभी लोग मिलके इसके ऊपर काम करें और ऑन द जॉब ट्रेनिंग को, इसमें स्कीम में अगर समग्र शिक्षा में हम देखें तो 80 घंटे का ऑन द जॉब ट्रेनिंग का प्रावधान है, और इसमें इसको आप स्टैगर भी कर सकते हैं, जैसे एक साल में 40 घंटे, दूसरे साल में 40 घंटे की ऑन द जॉब ट्रेनिंग छुट्टियों के दौरान या रेगुलर कोर्स जब वो कर रहा है उसके दौरान जाके वो सीख सकता है। अब हम आते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को पता है और इसके बारे में सबको जानना चाहिए। बच्चे भी सवाल करते हैं, बहुत से टीचर्स भी दे आर नॉट हैविंग दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, उनको इसके बारे में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ना चाहिए। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जैसे बच्चा जब वो कोर्स करके निकलता है तो वो आगे चल के क्या कर सकता है, तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में जा सकता है। इसमें आप देखेंगे कि अप्रेंटिसेस एक्ट है जो 1961 में बना था और उसका अमेंडमेंट हुआ 86 में, जिसमें 10+2 के वोकेशनल अप्रेंटिस, जिसको हम टेक्नीशियन वोकेशनल अप्रेंटिस के नाम से जानते हैं, उनको भी इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि बेसिकली पहले टेक्नीशियन अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए चालू हुआ था, बट बाद में इसको, और अभी रिसेंटली 2014 में इसका अमेंडमेंट हुआ और उसमें ऑप्शनल ट्रेड्स जो नॉन इंजीनियरिंग ऑक्यूपेशंस है वो डाले गए हैं। तो इससे अब जो है 10th क्लास का बच्चा भी जाके अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ले सकता है ऑप्शनल ट्रेड्स के अंतर्गत, और 12 साल का तो खैर ले ही सकता है। So there are 5 categories of apprentices: trade apprentices, graduate apprentices, technician apprentices, vocational apprentices and optional trade apprentices. अभी जो है वो जो मिनिमम स्टाइपेंड है उसको 2758 पर मंथ मिलता है, बट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे अगर हम पोर्ट में जो बच्चे काम करते हैं अप्रेंटिसेस की तरह, उनको काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है, 8-9 हज़ार रुपये महीना तक। तो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के या इंडस्ट्री के ऊपर कि वो कितना, बट मिनिमम उनको जो देना है वो एज पर नॉर्म्स 2758 पर मंथ देना होगा। मिनिमम एज जो है इसकी 14 इयर्स है। क्वालिफिकेशंस में वेरी फ्रॉम 8 to 12th क्लास। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग वेरीज फ्रॉम 1 year and 2 months टू बेसिक ट्रेनिंग है, उसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। वैसे तो 261 ट्रेड्स हैं, बट जो वोकेशनल के लिए है वो 137 सब्जेक्ट फील्ड्स है। इसमें अभी एक नई स्कीम आई है 2016 में, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, NAPS जिसे कहते हैं। उसके बारे में मैं अनुरोध करूंगा सारे स्टेक होल्डर्स से कि पढ़ें जरूर। बहुत अच्छी स्कीम है, NSDC इसको चला रही है, इससे काफ़ी कुछ बच्चों को भी सीखने को मिलेगा इस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए। इसके बाद हम आते टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में, जो आप लोग को सभी को पता है कि ये PSSCIV टेक्स्ट बुक्स बना रही है और हमने 35 टेक्स्ट बुक्स पब्लिश कर चुके हैं हम, बाकी सब पाइपलाइन में। 110 किताबें हमें पूरी तैयार करनी है 55 जॉब रोल्स के लिए 18 सेक्टर्स में। तो हमने 35 जो है हमारी वेबसाइट पे आप किताबें देख सकते हैं। ये बहुत ही मैं कहूँगा कठिन कार्य भी है और इसमें बहुत मेहनत भी लगती है।
और क्योंकि ये एक्सपर्ट्स के द्वारा कराया जाना कार्य है तो इसलिए समय भी लगता है, क्योंकि उस तरह के एक्सपर्ट्स को लेना और उनसे काम करवाना, वो सारी चीज़ें में समय, फिर उसकी एक प्रोसेस है, एडिटिंग होती है, फिर पूरी क्वालिटी चेक होती है, तो प्रिंटिंग होती है, तो काफ़ी समय लगता है। तो मुझे पता है कि ग्राउंड में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि किताबों के बिना व्यावसायिक शिक्षा या कोई भी शिक्षा को पढ़ाना दिक्कत है। बट हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन किताबों को, एनसीईआरटी ने काफ़ी इसमें काम किया, और मैं यहाँ पे हमारे जो निदेशक है प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति जी, हमारे जो उप निदेशक है, जॉइंट डायरेक्टर हैं प्रोफेसर खंबात, उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने पूरा जोर लगाया, तब हम लोग ने इतनी किताबों को यहाँ तक लेके आ पाए हैं, और काम चल भी रहा है आगे बहुत तेजी से। और मैं ये कोशिश हम लोग सभी कर रहे हैं कि इसको दिसंबर 2020 तक सारी किताबों को हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ला सकें। हम लोग ने ये भी कुछ किया है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो ड्राफ्ट बुक्स शेयर करी हैं, जैसे कि उसका ट्रांसलेशन वगैरह हो सके। बट हम ज़्यादा ड्राफ्ट किताबें इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ गलतियाँ रह जाती हैं, तो उसमें गलत चीज़ नहीं जानी चाहिए। इसलिए तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि थोड़ा सा सब्र करें, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो मीठे फल खाने हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। तो हम आते हैं अब एक लास्ट स्टेज पे, जो इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन दो तरीके के हो सकते हैं, जो एक तो प्रोग्राम का इवैल्यूएशन जो हमें करना चाहिए, जो हमने अभी तक नहीं किया है एज स्टेक होल्डर्स। सारे स्टेक होल्डर्स से मैं अनुरोध करूंगा कि वो प्रोग्राम इवैल्यूएशन जरूर करें। साल भर में उन्होंने क्या अचीव किया, जैसे चतुर्वेदी जी ने दिखाए सक्सेस स्टोरीज, वो भी एक तरह का इवैल्यूएशन है कि हमने कहाँ पे अच्छा काम किया और कहाँ पे हमारे वीक लिंक्स हैं। ये भी हमें जानना और दिखाना भी जरूरी है कि हम बताएं कि हम कहाँ पे बहुत कुछ नहीं कर पाए और हमें इसमें निरंतर कार्य करना है, जैसे कि हम अचीव कर सकें। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स, ये दूसरा पार्ट है। इसमें मैं यहाँ पे जरूर आप लोगों को कहना चाहूँगा कि टीचर्स को बहुत क्लियर होना चाहिए कि व्हाट डू वी मीन बाय असेसमेंट इन वोकेशनल एजुकेशन। तीन बातें वो जरूर याद रखें जब वो असेसमेंट कर रहे हैं। एक तो टूल है, मतलब किस औजार से वो एसेस कर रहे हैं। जैसे हम अगर कहें जनरल एजुकेशन में, तो हम जब नॉलेज टेस्टिंग करते हैं तो हम क्वेश्चन पेपर को एज अ टूल यूज करते हैं। उसी तरह वोकेशनल में सिर्फ अगर आप क्वेश्चन पेपर से असेसमेंट कर रहे हैं और मार्क्स को पैरामीटर बना रहे हैं तो वो गलत है। आपको कई टूल्स यूज करने पड़ेंगे असेसमेंट के लिए, जिसमें आपके केस स्टडीज हो सकते हैं, वाइवा वोस हो सकता है, और ई पोर्टफोलियो हो सकता है, या पोर्टफोलियो हो सकता है। इस तरह के आपको कई असेसमेंट टूल्स यूज करने हैं जिससे कि आप उसकी कॉम्पिटेंस को टेस्ट कर सकें। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर यूज करते हैं या वाइवा वोस यूज करते हैं एज अ टूल, तो आप उसका असेसमेंट सही नहीं कर रहे। तो जो टूल है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, जिस पे आपने सिखाया है उसी के ऊपर आप असेस करिए, जिससे कि बच्चे में कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आप सही असेसमेंट भी करेंगे। दूसरा है कंडीशन। अगर आपकी कंडीशन सेम नहीं है तो भी आपका जो है वो असेसमेंट गलत आएगा। जो ट्रेनिंग कंडीशंस हैं और उसमें जो उसको मेंटल स्टेबिलिटी के लिए कंडीशंस देनी है वो भी होनी चाहिए, तभी जाके आपका असेसमेंट सही होगा। तो कंडीशन जो है आपकी सही होनी चाहिए। तो मैं एक उदाहरण से आपको बताऊंगा कि जैसे एक नर्स है, वो थर्मामीटर लेती है, टंग के नीचे रखती है 1.5 मिनट के लिए, उसके बाद लेके उसको निकालती है, तो वो असेसमेंट कर रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, टूल हुआ उसका थर्मामीटर, कंडीशन हुआ टंग के नीचे रखना है उसको, और टाइम पीरियड क्या हुआ 1.5 मिनट्स के लिए उसको वहाँ पे, या 1 मिनट के लिए उसको रखना है। अगर वो तुरंत निकाल लेती है तो उसका मतलब टाइम फैक्टर जो है वो गड़बड़ा गया। तो तीन चीजें आप हमेशा ध्यान रखिए, टूल, कंडीशन और टाइम। जब भी आप असेसमेंट करें वोकेशनल में तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखिए। स्टेट बोर्ड जो है वो एक्सटर्नल असेसमेंट कर रहे हैं,
और सेक्टर स्किल काउंसिल्स के द्वारा जो एसेसर्स अपॉइंट होते हैं वो इसका असेसमेंट, स्किल असेसमेंट करते हैं और उसका सर्टिफिकेट एक अलग से आपको बच्चों को सर्टिफिकेट देते हैं जो एसएससी या एनएसडीसी के द्वारा दिया जाता है। फिर इसमें हमें कहना है कि आप लोग सिर्फ असेसमेंट वैसे ही बाकी टूल से मत करिए, इसमें ई पोर्टफोलियोज, क्योंकि अभी पेंडेमिक टाइम में ई पोर्टफोलियोज काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और हम लोग ने इसमें निष्ठा में भी जो टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए ई पोर्टफोलियो उसको डाला, उसी तरह स्टूडेंट असेसमेंट में भी आप ई पोर्टफोलियो लेके आए। पीयर असेसमेंट करें जरूर कि एक दूसरे, क्योंकि उससे क्या होता है कि एक बच्चों में एक ये आता है कि भाई हम भी असेस कर सकते हैं और उसमें लर्निंग भी होती है बहुत ज़बरदस्त। जब वो क्राइटेरिया ढूंढते हैं कि किस आधार पे जो है हम ये दूसरे बच्चे का असेसमेंट करेंगे, तब उनकी लर्निंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उनको ये भी पता चलता है कि मेरी भी क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं। तो इसलिए पीयर असेसमेंट को भी आप प्रमोट करिए और कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट तो आजकल के समय में बहुत ज़रूरी होता जा रहा है, उसके ऊपर भी काफ़ी ध्यान दीजिए। जॉइंट सर्टिफिकेट इशू होता है स्कूल बोर्ड और आपके सेक्टर स्किल काउंसिल के द्वारा। ओपन वोकेशनल एजुकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि अभी तक इग्नोर्ड है। NIOS जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो है, वो कोर्सेज ऑफर कर रहा है। आपको शायद पता होगा कि 103 वोकेशनल कोर्सेज हैं उनके हायर सेकेंडरी, जिसमें योगा और इस तरह के भी कोर्सेज हैं जो चलाते हैं वो इन सारे सेक्टर्स में। तो जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या नहीं जा सकते, जैसे किसी डिसेबिलिटी की वजह से नहीं जा पा रहे, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है। इनके एक्रेडिटेड वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो इस तरह के कोर्सेज जो है वोकेशनल के ऑफर करते हैं। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो कई स्टेट्स ने जो है इनिशिएटिव्स लिया है। जैसे हरियाणा ने डायरेक्ट एडमिशन दे रहे हैं सेकेंड ईयर डिप्लोमा कोर्सेज में इन बच्चों को जो वोकेशनल के बच्चे हैं। महाराष्ट्र ने प्रोविजन किया है रिजर्वेशन का। हिमाचल वेटेज दे रहा है क्लास 12th के बच्चों को। उसी तरह गुजरात गवर्नमेंट ने 12th इक्विवेलेंट कर दिया है वोकेशनल स्टूडेंट्स हुआ 10th पास एंड अंडरगॉन 2 years of ITI ट्रेनिंग, 10th इक्विवेलेंस फॉर 8th पास विद 2 years of ITI ट्रेनिंग। ऐसे करके बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि बच्चों को हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी मिल सके। दूसरा, हमें न्यू एज स्किल्स को के लिए भी बच्चों को तैयार करना है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें CPSE ने काफ़ी जोर दिया है। इस समय काफ़ी कोर्सेज चला रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करा रहे हैं टीचर्स की भी और भी स्टेक होल्डर्स की। इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, 3D प्रिंटिंग है, रोबोटिक्स है, ड्रोन टेक्नोलॉजी। जैसे एग्रीकल्चर में इस समय पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए, अभी आपने सुना होगा कि लोकस्ट अटैक हुआ था एग्रीकल्चर में, तो हमने हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उनको ख़त्म किया था। तो इस तरह से बच्चों को हमें इनकरेज करना होगा कि टेक्नोलॉजी को वो किस तरह से बेहतर तरीके से यूज़ कर सके हर फील्ड में, हर सेक्टर में। जैसे कुरियर सर्विसेज है वो हम ड्रोन टेक्नोलॉजी से, क्योंकि आज हमारे पास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है तो लिफ्ट से जाना या चढ़ के सीढ़ियों से जाना पॉसिबल नहीं है, इसमें टाइम भी बचेगा। तो हम कुरियर थ्रू ड्रोन जो है वो हम चला सकते हैं। तो इस तरह के नए आयाम भी हम खड़े कर सकते हैं बच्चों के लिए। जो न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो हम जनरेट कर सकते हैं बच्चों के लिए अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट करें। प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स हमें करना है। DVET प्रोग्राम हम लोग ने शुरू किया है, जो पिछले साल हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम में चलाया, तब हम उसको ऑनलाइन मोड में लेके आ रहे हैं। डिजिटल रिसोर्सेज हमें तैयार करने लार्ज स्केल पे हम लोग ने किए हैं। वीडियो फिल्म्स बना रहे हैं प्री वोकेशनल और वोकेशनल एजुकेशन में। और मैं आप सभी को कहूँगा कि हमारी वेबसाइट ज़रूर विज़िट करें psciv.ac.in, जिसमें आपको काफ़ी कुछ बहुत सी जानकारी और मिलेगी जो भी मैंने बताया उसके बारे में भी। और हमारी अभी एक जो 11 और 12 फरवरी को नेशनल कॉन्फ्रेंस करी थी, बहुत बड़े स्केल पे 350 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स थे और इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट भी थे। उसकी रिपोर्ट भी आ गई है, आप हमारी वेबसाइट पे ज़रूर उसको पढ़ें।
और उससे आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी कि जो हम लोग नए कार्य कर रहे हैं, जैसे उसमें आईसेक्ट का भी बहुत योगदान था। मैं इसके एक बार फिर अपने संस्थान की ओर से आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने उसमें काफ़ी सपोर्ट किया। कोविड करके उन्होंने भी काफ़ी योगदान दिया था। हमारे यूनेस्को यूनिवॉक, जिसको हम लोग सेंटर भी है यूनेस्को यूनिवॉक के, तो वहाँ से भी लोग आए थे। प्रोफेसर श्यामल मजूमदार जो हेड रहे हैं यूनेस्को यूनिवॉक के, वो भी थे उसमें। तो एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम हुआ था, उसकी रिपोर्ट आ गई है, आप लोग ज़रूर उसको पढ़ें और अपने विचार भी जो भी आपके हैं वो व्यक्त करें। हमारे यहाँ कुछ नई पोजीशंस भी निकली हैं, उसके बारे में भी ज़रूर जो अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग अप्लाई करें। उसमें कंसल्टेंट्स की है और भी स्टाफ है, जेपीएफ है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट वगैरह, इन सब की भी पोजीशंस निकली है। तो ज़रूर जुड़े और अच्छा काम करें, व्यावसायिक शिक्षा को और ऐसे ही बढ़ाते रहे। धन्यवाद। अभिषेक जी, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं सर के, मल्होत्रा सर के लिए जी बिल्कुल सर, परमिशन? बिल्कुल। अच्छा, मल्होत्रा सर, पहली बार तो धन्यवाद बहुत कि आज आपने काफ़ी सारी नई चीज़ बताई है। उसमें शायद इसके बाद मैं भी आपसे संपर्क करूंगा जो कि चीज़ को फर्दर एलिवेट करना है। मैं दो चीज़ ऐड करना चाहता हूं सर कि जैसे आपने बीवॉक का किया, आईसेक्ट ऑलरेडी बीवॉक कर रही है और इंडस्ट्री के साथ भी टाई अप है। जहां पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हम लोग करते हैं वहां पे भी बीवॉक करा रहे हैं। इसके डिटेल्स आपको शेयर करेंगे हम लोग। दूसरा जो आपने कहा कि फन क्लासेस का, ये अगर आपने देखा हो, शुरू में हमने कहा जब हम लोगों ने 2014 में स्टार्ट किया था, तो कई बार हमारे को क्या है कि मोबिलाइज करने में या बच्चों को इंटरेस्ट लाने के लिए हमें इस तरह के क्लासेस करने पड़े थे 9th और 9th के बच्चों के लिए। उससे ये इंटरेस्ट हुआ था। उसका जीता जाता एग्जाम्पल अभी मैं आपको पिछले साल का देता हूँ। एक साउथ में एक स्कूल में बैंकिंग फाइनेंस चल रहा है हमारा। अनफॉर्चुनेटली फंड्स की कमी के मारे वो लोग लैब नहीं बना पाए। उन्हीं बच्चों ने फन एंड लर्न करते हुए थर्मोकोल से पूरी लैब को तैयार किया था एज अ बैंकिंग फॉर्मेशन। बहुत अच्छे। वो भी मैं आपको सक्सेस स्टोरी दूंगा। मतलब उन्होंने पूरा प्रारूप तैयार कर दिया था थर्मोकोल से, और वो ऐसे ही लगता था जैसे बैंक है, बैंक की तरह ही वो वर्क कर रहा था। तीसरा चीज कह रहा हूँ कि ये जो आपने कहा ना 80 आवर्स आउट ओजेटी, जो अभी आपने देखे होंगे हरियाणा के हमने 2 बच्चों के दिखाए थे, ये 80 आवर्स के ओजेटी में ही उन्होंने सबसे ज्यादा आरडीज और ये सब खोली थी, उसका मिला था, बहुत से सिप्स का था। तो ये 3 चीजें थी सर। और अब जैसा आपने शुरू में बड़ा लाइटर साइड में कहा था कि आपके बीच में स्वरूप है, अब आपके स्वरूप को देखते हुए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे आप एमएचआरटी को में भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, हमें याद है अभी 2015 में जो हम लोगों ने वेस्ट बंगाल में और दिल्ली में स्टार्ट किया था ये अपना कह दिए कि एनएसक्यूएफ, तो जो शुरू में आपने कहा था ना कि एक ये जो होते हैं कि सारा एक सिस्टम है जहाँ पे जो जो रोल अदा करते हैं कि इसको सक्सेसफुल करने में, सबसे ज्यादा था वो स्कूल लीडर जिसको आप कह रहे हैं। तो इन लोग से रिक्वेस्ट की थी एंड दे वर काइंड इनफ, इन्होंने सारे स्कूल लीडर्स की कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और एक वर्कशॉप की थी जिसमें कि हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स को भी बुलाया गया था और ये बोला गया था ये कैसे रन करेगी। और उसमें जिन काफी लोगों ने समझा, अदरवाइज दे वर ऑन टू द नेगेटिव फॉर द इम्प्लीमेंटिंग दिस कोर्स। उसके बाद रिजल्ट निकल के आए हैं और ये 15-16 अनफॉर्चुनेटली एक पार्ट है जो मैं नेगेटिविटी बोलूंगा। कुछ जगहों पे सिस्टम चेंज होने की वजह से जो प्रोग्राम मैनेजर बन गए हैं बीच में, पहले वाले समझते थे, आज की डेट में they are not understanding what is the significance of the vocational trainer. They are not from that background, they are coming from the accounts background or something else. So ये इस चीज को देख रहे हैं, निगेटिविटी में देख रहे हैं कि this is not a beneficial for the students or the department. तो उसको अब ये vocational trainer, because they are the highly qualified professionals, they should be seen as a respect. लेकिन अब इसको वो कंसीडर करने लगे एज अ लेबर। तो ये एक आध स्टेट्स में आया है, तो वो मैं अलग से बात करूंगा प्लेटफॉर्म पे आपसे कि आपकी हेल्प चाहिए होगी कि ये जो रेस्पेक्टिव पोस्ट है, एटलीस्ट दे डिजर्व फॉर द रेस्पेक्ट, यू शुड ट्रीट देम एज अ रेस्पेक्ट, है ना। तो ये
इसके साथ मैं यहाँ पे अपना खत्म कर रहा हूँ। ये 2-3 पॉइंट्स थे जो आपसे शेयर करना चाह रहा था मैं। अभिषेक जी, नाउ इट्स अप टू यू। थैंक यू मल्होत्रा सर आपके सेशन में तो जो आप बताया था कि जो वोकेशनल एजुकेशन का है कि आपने क्या पढ़ा है वो इम्पोर्टेंट नहीं, जो आप सीख के जा रहे हैं। तो आई एम वेरी श्योर जितने भी पार्टिसिपेंट आज यहाँ पर है, जो चीजें आपने बताई वो अपनी लाइफ में और स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल, उनके लिए बहुत ही, ये सभी चीजें का बहुत ही ज्यादा उन्हें बेनिफिट रहेगा। खासतौर से आपने जितने डिजिटल लर्निंग, मैंने इनफैक्ट अपनी चैट में भी PSSCIB की लिंक भी डाली है कि जहां से वो सभी PSSCIB की स्टूडेंट टेक्स्ट बुक भी ले सकते हैं, PPT ले सकते हैं, वीडियो इनफैक्ट आपका और खंबाई सर का जो भी हमें सपोर्ट रहता है वो सभी हम आपके व्हाट्सएप मैसेजेस जो आते हैं हम अपने सभी 1500 ट्रेनर तक, साथ ही साथ स्कूल प्रिंसिपल तक कंटिन्यू भेजते रहते हैं। और बहुत सारी जगह आपकी बुक्स जो हैं, इनफैक्ट हम भी उसको हार्ड का भी प्रिंट करते हैं जहां पे अवेलेबल नहीं हो पाई है राज्य शासन के माध्यम से, तो वहां भी हम उसको प्रिंट करा के दे रहे हैं। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना सारा टाइम हमें दिया। जस्ट हम अपने VTs को कुछ एक पॉजिटिव चीजें ये बोलूंगा कि 2019-20 में 3 राज्यों ने जो उनका सैलरी रिवीजन है उसको कंसीडर किया था, जिनमें HP, हरियाणा और पंजाब थे। उन्होंने अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से उन VTs का सैलरी रिवीजन किया था। और वी आर कंटिन्यूसली फाइटिंग विद अदर स्टेट और सबमिटिंग अवर रिपोर्ट्स की जो VTs जहाँ 4 साल हो गए हैं और वहां पे 3-3, 4-4 साल से VTs जो हैं उन्हें उससे एक्सपीरियंस को वैल्यू देते हुए ये सब हम अपने आईसेट का जो भी रिप्रेजेंटेशन जाता है या सभी ट्रेनिंग एजेंसीज का मिलकर जो जाता है हम रमसा को अपना प्रस्तुत करते हैं। तो डेफिनेटली हमें बहुत सारे VTs ने रिक्वेस्ट डाली कि उनका ये राइटफुल अधिकार है कि वो इतने टाइम से सिस्टम में है, तो उस पर भी ध्यान दिया जाए। तो आई एम इंश्योरिंग ऑल ऑफ आवर VTs और जो भी ट्रेनर्स हैं कि नहीं, आपका पूरा, आप सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं इस पूरे सिस्टम के, जो ग्राउंड तक ये सभी एक्टिविटीज को लेते जा रहे हैं। तो एक बार ह्यूज राउंड ऑफ क्लैप, अगर मैं आप सब फिजिकली मिलते तो आपके लिए जरूर हम सब खड़े होकर तालियां बजाते कि आपने जो सिस्टम को ग्राउंड तक ले जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए, मल्होत्रा सर और सर का इंस्टीट्यूट PSSCIB के लिए भी, जिन्होंने ये सभी करिकुलम और पूरे इस वोकेशनल एजुकेशन की नींव इस देश इस नींव रखी है अपने देश में, जिसका फल जो अभी अरविंद सर ने सक्सेस स्टोरी बताई वो हम देख रहे हैं। और आने वाले नियर फ्यूचर में हम इसका बहुत बड़ा व्यापक रूप में इसका चेंज पाएंगे अपनी सोसाइटी में कि वोकेशनल को लेके अब लोगों की मानसिकता बदल रही है और लोग उसको एज अ फॉर्मल या जनरल एजुकेशन के भांति ट्रीट कर रहे हैं। अब हमें उतना प्रेशर या मींस वैसा फील नहीं होता। और जबकि और जो एस्पिरेशनल चीजें जुड़ी हुई हैं, चाहे वो कौशल चैंपियनशिप हो, वर्ल्ड स्किल्स का प्लेटफॉर्म हो, या नॉर्मल में जो लोगों को जॉब के चांसेस हैं। इनफैक्ट कोविड के टाइम पे मैं एक चीज और हाईलाइट करना चाहूंगा कि आप कोविड के लिए मैं इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये देखता हूं कि हम कोविड की वजह से शायद हम जो पेपर में हमें डिग्री और सर्टिफिकेट मिलता था या मिलता है हमारे पास, उससे ज्यादा वैल्यू कोर स्किल की होगी। तो आप ये मानिए कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, डिग्री है, उससे ज्यादा आपकी स्किल जज की जाएगी। तो ये उससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो हम पॉजिटिव ले सकते हैं उससे कोविड से, कि आप में अगर रियल स्किल है, आप रियली कौशल है आपके अंदर और आप पैशनेट है अपनी चीजों को लेके, तो आपको जरूर आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा। तो सर थैंक यू वेरी मच मल्होत्रा सर और अरविंद सर दोनों पैनलिस्ट का धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ हमारे जितने पार्टिसिपेंट हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जस्ट वाइंड अप से पहले मैं जो कल हमारा सेशन है मंडे को, जो नेक्स्ट वेबिनार है वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एज अ करियर डेवलपमेंट, उसके बारे में है, जहां पे हम बहुत डिटेल में अप्रेंटिसशिप के जितने मॉडल्स हैं, चाहे वो NAPS हो, नीम हो, और भी जो इंडस्ट्री का अप्रेंटिसशिप उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हमारे साथ अभिषेक पंडित जो कि डायरेक्टर है एजुवेंटेज के, और उसके बारे में वो बात करेंगे। साथ ही हमारे साथ इंडस्ट्री से हमारे साथ आशीष जी जुड़ेंगे कि जो एक कॉर्पोरेट कंपनी से हैं और जो अप्रेंटिसशिप में लोगों को हायर करते हैं। और नेक्स्ट हमारे साथ यूपी स्टेट के NSDC के स्टेट एंगेजमेंट ऑफिसर भी होंगे, जो प्रशांत कटियार जी भी हैं, और हम सब उसमें अप्रेंटिसशिप के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी VTs और आज के पार्टिसिपेंट से, वो मंडे को 12 बजे हमें जरूर ज्वाइन करें, और आपके उसकी जो लिंक होगी वो आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, मेल के माध्यम से शेयर की जाएगी। तो धन्यवाद। और अपनी जो भी क्वेरीज है, मैंने अपनी ईमेल आईडी अपने HO की ISECT NS2 सेल की डाली हुई है, जो भी आपकी क्वेरीज हैं उस पर आप मेल कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू बोथ एंड आवर पैनलिस्ट।